Good evening, ma'am. Yes, good evening. We'll wait for another 2 more minutes and then we're gonna start, okay? Yes, ma'am. Ma'am, I will be back in 3 minutes. I am live only, but I will be back in 3 minutes. Yeah, definitely, definitely. Okay.
Yes, ma'am. Yeah. Yes, we'll start. Yes, ma'am. कल किसी ने एक ने पूछा था कि मैम क्या कहते हैं, तो बेस्ट ऑडिट के लिए कौन कौन सी कंपनीज को कंपलसरी है। तो मैंने कहा था कि मेरे पास है डेटा उससे रिलेटेड, बट शायद वो आए क्या आज, क्या नाम था उनका, मैं भूल गई। मोहन या एम से कुछ नाम था। या समथिंग इज लाइक दैट। अगर वो आते हैं तो फिर मैंने वैसे पीपीटी के लास्ट में रखा है वो जो एलिजिबिलिटी फॉर द वेस्ट ऑडिट। ऐसी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, बट सीपीसीबी हैव मेंशन सम शॉर्ट नोट्स ओवर देयर, सो आई हैव included in my PPT for the same lecture. If in the last of the lecture I'll cover that part. Okay. uh, uh, let's begin with the audit for process phases one by one. I don't know why students are not coming. आज का लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी कहा था मैंने। मैं मैसेज ड्रॉप करने के लिए लेट हो जाती हूँ, इसलिए कोई ज्वाइन नहीं करता है क्या, ऐसा है क्या? ओके, व्हाटएवर, विल स्टार्ट। आपका मैसेज तो मैडम टाइम पे आया था। हाँ वही तो। और कल बोला भी गया था ना, जितने लोग थे उनको बोले भी थे। आई थिंक व्हाट टाइम योर मैसेज केम 6 बजे आया था। 1 घंटा काफी है, और सबको मालूम है ना संडे क्लासेस होगा तो। हाँ, संडे क्लास का तो सबको पता ही है। और मैंने मतलब ग्रुप पे मैंने सही नहीं समझा डालना कि काइंडली ज्वाइन, मतलब ये मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ कह दिया था, तो शायद मैं भी ज्वाइन करना चाहिए था। चलो कोई ना, लेट्स विल स्टार्ट विद दिस। और लास्ट में देख लेंगे वेस्ट ऑडिट और कौन कौन से या मैम, ऑडिट। हाँ, एक और वन मैम मोर मुझे थिंग एक आई वांट टू पूछना टेल। था। जी जी। वो एक्चुअली लास्ट मंथ मेरा फास्टिंग चल रहा था, तो आई वाज नॉट एबल टू अटेंड दिस 3 सेशंस, बिकॉज हाँ वो ओके। फास्टिंग आपका या क्लासेस या और या मेरा फास्टिंग रमजान मंथ था आई ना, तो अंडरस्टैंड। वो या तो मैं तीनों बैच तीन तीन क्लासेस हुआ तो वो अटेंड नहीं कर पाया था। No problem. तो I have request Pratik sir to update the online class recording onto the group चलेगा। as well as शायद पहले दो की तो recording available है, आप थोड़ा group ओके। scroll करोगे ना तो मिल चल। जाएगा आपको। ओके। यस मैम, और यस मैम। मैंने उनको कहा है probably tomorrow or the day after tomorrow he will going to upload all of the lecture up till now. Okay. ओके। So don't worry about it. As well as I'm going to थैंक यू मैम। share my PPT with you. Okay. थैंक यू। So थैंक यू। one thing I want to tell you कि ये जो ऑडिटिंग कॉम्प्लेक्स है, अब ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है तो सबको ही सुनेंगे। जो ये ऑडिटिंग हम लोग अब तक हमने टाइप्स पढ़े थे, है ना, जितने भी हमने टाइप्स पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव और क्लाइंट ड्रिवन। ऑब्जेक्टिव जनरली इंटरनल ऑडिट तक ही सीमित रहता है, बहुत कम वो एक्सटर्नल ऑडिट में जाता है। और क्लाइंट ड्रिवन दैट्स completely based on to the client requirement only, but objective is completely driven by the company management and it is focused on particular point only कि हाँ बस इसी को बस रेफर करना है ना। तो ये जो टाइप से ऑडिट के, एनवायरमेंटल ऑडिट के, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है सीपीसीबी स्टेट में। कहीं कहीं मेंशन है, नॉट फॉर द एवरी इंडस्ट्री और समवेयर इट लाइक, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स नीश टॉपिक है ये एनवायरमेंटल ऑडिट। बाकी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, फिर बाकी के जो ऑडिट है वो तो अलग बात है, बट ये जो नीश सब्जेक्ट हो जाता है एनवायरमेंटल ऑडिट, सो इसकी स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, बट जनरलाइज स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है। तो अब जिस भी, अगर हम किसी एक का केस स्टडी लेंगे, तो मैंने कल जैसे बताया था, वेस्ट ऑडिट छोटा मोटा हॉस्पिटल है, उसका लैंड एरिया कितना है, कितने वाटर कंजम्पशन है, कितना वेस्ट वाटर जनरेशन है, कितने क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट है, उस हिसाब से ही कम ज्यादा वो कर सकते नहीं कर सकते हैं। और वो स्पेसिफिकली हॉस्पिटल किसके लिए, कैंसर ड्रिवन है या जनरलाइज हॉस्पिटल है, जनरल सर्जरीज हो रही है, ब्रेन न्यूरो
न्यूरो हॉस्पिटल है ना, तो और फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्जरी कितनी है उसमें, महीने में सपोज 100 मोर देन 500 सर्जरीज हो रही हैं, तो फिर उससे वेस्ट ऑडिट करना जरूरी है। लाइक दैट डिपेंडिंग, क्या कहते हैं इसको, एक थंब रूल के जैसे ही उससे जब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जब देते हैं तो थंब रूल के हिसाब से ही, फ्यूचर प्लान के हिसाब से वो अपना ऑडिट के इसमें उनको देना ही पड़ता है। जब हम ईआई बनाते हैं, विल सी इन द नेक्स्ट यूनिट ऑल्सो, जब ईआई बनाते हैं तो वहां पे स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना पड़ता है कि हाँ हम ये सारे ऑडिट करेंगे, क्योंकि आपकी लायबिलिटी, मैम आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाती है व्हाइल ड्राफ्टिंग द ईआई। मैम एक यस पूछना था मुझे, जी। ये जैसे आप एक एग्जांपल बोल रहे हो हॉस्पिटल्स का, उसका जैसा वाटर, हम्म। तो दैट आल्सो हैज टू बी मॉनिटर्ड, राइट? या मीन्स वाटर वाटर हम लोग कंज्यूम कितना कर रहे हैं, वेस्ट कितना हो रहा है? हाँ हाँ, दैट शुड बी मॉनिटर वाटर की क्वालिटी। सी, साफ पानी देना ये कंस्टिट्यूएंट का रूल है। अगर आपके कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय है, प्यून है, झाड़ू पोछे वाले, कोई भी हो, आपको साफ पानी देना ही है उसे पीने के लिए, है ना। इसलिए वो गाइडलाइन जो IS 14,000? 1500 है। हाँ हाँ, नहीं नहीं 101, हाँ नहीं, एक है वाटर, हाँ वाटर हाँ का वो ड्रिंकिंग वाटर उसका जो है, क्वालिटी 2012 ड्रिंकिंग में वाटर जो, क्वालिटी। हाँ हाँ, IS 10,000, 10,500, 10,000, हाँ 500 हाँ, 10,500 बराबर। 10,500, तो वो उसके हिसाब पोर्टेबिलिटी, से उसका जो, पोर्टेबिलिटी का ये हाँ है, परमिसिबल, हाँ परमिसिबल होना चाहिए, परमिसिबल। और आपको साफ पानी देना ही है, और उसका मॉनिटरिंग होना ही चाहिए पर राइट। मंथ। ड्रिंकिंग उनका स्पेसिफिकली मेंशन है, CPCB SPCB कहीं पर भी चले जाओ, गाइडलाइन मेंशन है। अगर कोई कंपनी, कोई भी फॉर्म हो, छोटी सी भी, छोटी एक किराने की दुकान से लेके होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री, एनीवेयर, आपको इंडिया में कहीं पर भी जाओगे तो आपको साफ पानी देना है, एंड इट शुड बी मॉनिटर एवरी मंथ। इट शुड बी मॉनिटर एवरी मंथ। फिर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर भी काम कर रहे हैं ना, और उनको भी अगर पानी दे रहे हैं, पानी तो देना ही है आपको, और साफ पानी देना है, उसका भी मॉनिटरिंग डेली बेसिस, डेली तो नहीं बट एटलीस्ट मंथ पर मंथ होना ही चाहिए। ये स्पेसिफिक गाइडलाइन है। तो कुछ कुछ के लिए इन्होंने दिया हुआ है, बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया है, बट बहुत सी चीजें ऐसी है जो काफी हद तक, क्या कहेंगे, यिंग यांग कंडीशन में है, ग्रे शेड क्या कहेंगे उसे हम, फजी है बहुत सी चीजें, राइट। हम्म। वो हम्म। वर्ग रखी हुई है बहुत सारी चीजें हमारे कंस्टिट्यूट में, क्योंकि अभी ये क्या हम्म। डेवलपिंग स्टेज में है, एनवायरमेंट फील्ड हमारे इंडिया में काफी डेवलपिंग स्टेज में है, तो इसीलिए ऑडिटिंग के लिए भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ ये कंपलसरी करना ही होगा। हाँ थोड़ा बहुत जहाँ गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट की हम्म। जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय होते हैं, गाइडलाइन नहीं भी रहती बट कोई बंदा होता है कि नहीं, वो बोलते हैं नहीं ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जरूरी है। He knows the importance of that particular type of audit. He knows the importance of monitoring. He knows हाँ ये तो भाई होना ही चाहिए कि अब जैसे साफ पानी के लिए तो गाइडलाइन है, वेस्ट वाटर का है ना, वेस्ट वाटर अगर आप जनरेट हो रहा है और उसे ट्रीट कर रहे हो तो उसका भी मॉनिटरिंग होना चाहिए, ये वो खुद से कहेगा वो बंदा, है ना। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वेस्ट वाटर का मॉनिटरिंग करो करके, आप ट्रीट करो, और वो आपकी डिजाइन इतनी कैपेबल है कि जितनी भी क्वालिटी है उसको डिग्रेड कर सकते, तो ठीक है आप उसे डिस्पोज कर सकते हो। दिस इज द थिंग विच इज रिटन इन CPCP एंड MOFCC गाइडलाइंस। ओके, बट स्पेसिफिकली मेंशन ये कि उसको मॉनिटर होना ही चाहिए हर महीने, जैसे वाटर के लिए। तो ये वो चीजें ना थोड़ी सी यंग यांग कंडीशन में हो जाती है, ठीक है। ओके, विल सी विद ओके। three phases of the audit: pre-audit, auditing phase, and post-audit. These are all I have give you the brief idea related. Let's discuss in detail. Pre-phase, obviously, uh, it will going to be मतलब ऑडिट के पहले जो प्रायर प्री कहते हैं ना, अभी हमें तलवार घिसनी है, कल मैंने बताया था कि क्या करना होगा, प्लानिंग जो है वो सब प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। सो फॉर दैट द प्री फेज शुड बी डिफाइंड, प्री डिफाइंड, ओके, प्री डिफाइंड इन EIA, इन CMP, जो भी आपका मैनेजमेंट प्लान रहेगा उसमें ये प्री डिफाइंड रहेगा प्लानिंग में। एंड इट सब कैटेगराइज इनटू द 4
That is, first of all, selecting the team, defining scope, background review, and developing checklist. See, team should be well qualified. ठीक है, जब मैम वो आप स्क्रीन थोड़ा फुल कर सकते हो, या बिकॉज वो पढ़ने के लिए रीडेबल नहीं हाँ, लगे। okay. Yeah. So, selecting the team should be, अगर आप कोई टीम बना रहे हो ऑडिटिंग के लिए, it should be well qualified, experienced one. तो उन सब की क्वालिफिकेशन भी मेंशन वहां पे होती है, ठीक है। अब मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स तो हैं, बट मैं वो आपको शो नहीं कर सकती बिकॉज इट विल गोइंग टू बी इलीगल, है ना। और ये ऑनलाइन होगा और पता नहीं कहाँ कहाँ शेयर होंगे लेक्चर, इसलिए। बट अगर आप देखो तो कहीं कोई थर्ड पार्टी अगर ऑडिट होता है ना, तो थर्ड पार्टी की जो टीम है उनका क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा। जैसे एनवायरमेंट के लिए है तो उसको मास्टर्स इन एनवायरमेंट कंपलसरी है, एनवायरमेंट से रिलेटेड उसको सर्टिफिकेट ISO 14001 वो कंपलसरी है। Like that, this thing should be particularly mentioned in that, कि रिटर्न होना ही चाहिए कि हाँ ये उसको 7+ ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो दिस थिंग प्रायरली एनालाइज एंड इट शुड बी रिटन, एंड according to that we're going to follow the auditing, actually the auditing. So selecting the team is necessary, आपके ऑडिट में क्या क्या कौन कौन होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिपेंडेंसी। वो कहीं से जो भी आपका ऑडिटिंग का बंदा है वो कहीं से भी लिंकअप नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज लिंक विल गोइंग टू बी फाइंड आउट, एंड समबडी विल गोइंग टू क्लेम ओवर दैट कि हाँ ये बंदे का लिंक है, देन इट विल बी अ लीगल ऑफेंस। तो वहां पे वो कोर्ट केस वगैरह ये सब चलता है, बट हो सके तो मैम ये थर्ड इंडिपेंडेंट। पार्टी ऑडिट के लिए बोल रहे हो? हाँ, थर्ड पार्टी के लिए ही इंडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि जब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है ना दो क्लाइंट और कंपनी का, तो उसमें लिंक रहे ना रहे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना इंडिपेंडेंसी का। वहां पर भी इंडिपेंडेंसी क्राइटेरिया आता है कि उनका क्लाइंट अलग हो और जो एम्प्लॉय है उसका अलग हो। वहां पे भी इंडिपेंडेंट, वो तो इंडिविजुअली हो जाता है, बट अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो वहां इंडिपेंडेंसी बहुत मायने रखती है। ओके, देन स्कोप, डिफाइनिंग द स्कोप। स्कोप शुड बी प्री डिटरमाइंड, determining which facility, operation and regulation will be included in that auditing phase, कि कहाँ कहाँ होना चाहिए। अगर वेस्ट वाटर है, वाटर का, सॉलिड वेस्ट का, एयर का, कहाँ कहाँ स्कोप कितना कितना जाना चाहिए वो प्री डिटरमाइन होना चाहिए। बैकग्राउंड रिव्यू, एनालाइजिंग कंपनी पॉलिसी, प्रीव्यू ऑडिट रिपोर्ट्स, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स, साइट मैप्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पहले ही रिव्यू होने चाहिए बैक के। अगर आज सपोज प्रोजेक्ट कोई चल रहा है, ऑनगोइंग है, सडनली क्लाइंट को लगा नहीं नहीं अभी मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, ऑडिटिंग तो मैं कर ही नहीं सकता, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है मुझसे, तो एक काम करते हैं, थर्ड पार्टी को हायर करते हैं। सडनली प्रोजेक्ट में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, अब उसे तो कुछ पता ही नहीं है ना, जो थर्ड पार्टी जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऑडिटिंग का उसे कुछ पता ही नहीं है, वो कैसे करेगा। तो उसे बैकग्राउंड रिव्यू करना पड़ेगा, दोनों भी, एम्प्लॉय का और क्लाइंट का, दोनों का वो बैकग्राउंड रिव्यू करेगा कि हाँ क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, इनके बीच में क्या डील साइन हुई है, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है ना, और उन्होंने ऑडिट के लिए क्या क्या रखा हुआ है, और उस हिसाब से फिर वो अपना भी कुछ इनपुट देगा, उसमें इम्प्रूवमेंट करेगा, एंड देन ओनली ही विल गोइंग टू गो फॉर द ऑडिट। और ऐसा नहीं है, एक बार आपकी अगर जो कहते हैं ना स्कोप आपका प्री डिटरमाइन, जो बाइबल ऑडिट की है, जो मैनेजमेंट प्लान है ऑडिट का, अगर वो प्री डिटरमाइन है, या ऐसा नहीं है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसमें एक लास्ट में एक लाइन आती है, इट विल गोइंग टू बी मॉडिफाई। EI में भी लास्ट में एक लीगली टर्मिनोलॉजी में ऐसा लिखा जाता है कि हाँ इट शुड बी मॉडिफाइड ऑन टाइम टू टाइम बेसिस, है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ऐसे करके वहां पे एक लिखा होता है, ठीक है, लास्ट में। तो इस तरीके से ऑडिटिंग का भी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे अपडेट कर सकते हैं, पर बैकग्राउंड रिव्यू इज मस्ट नेसेसरी। एवरी ऑडिटर अगर ऑडिट करना मतलब क्या, एग्जाम लेने जाना है ना, इन शॉर्ट अगर जनरलाइज वे में करें तो, किसी की, हाँ कि आपने सही से काम किया है, जैसे कोई स्कूल में बच्चा है उसका उसकी एग्जाम है,
उसे उसने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, ये कैसे असेस करेंगे? एग्जामिनेशन लेके। तो ऑडिटिंग एक सिंपल भाषा में एग्जामिनेशन ही हुआ ना, कि हाँ चलो तुम्हें 100 सवाल पूछेंगे, तुमको ये सब आता है नहीं आता है, देखेंगे तुम कैसे कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते हो। तो जस्ट लाइक दैट। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए ना कि वो स्टूडेंट कितना कैपेबल है, उस हिसाब से ही तो मैं ऑडिटिंग लूंगी ना। तो बैकग्राउंड रिव्यू इस तरीके से होता है। Now, developing the checklist. This is the most important point. After defining scope, selecting team, and reviewing background, you have to, first of all, to do the checklist. एक checklist तो होनी ही चाहिए. Creating protocol for the inspection and interviews. कई बार क्या होता है, कई बार कंफ्लिक्ट हो जाते हैं एम्प्लॉयज के बीच में। अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम देखते हैं कभी किसी से नहीं बनती है, घर में तो नहीं बनती है, जैसे सास और बहू होती है, जस्ट ऑडिटर और एम्प्लॉय का रिलेशन वैसे ही होता है, सास और बहू जैसा। सास होती है ऑडिटर और एम्प्लॉय होता है बहू, जो सास बोलेगी वैसा करना होता है, तो वो बनती नहीं है, तालमेल नहीं बनता है। कई बार हद पार हो जाती है सास बहू में, बहुत झगड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा क्रुशियल नहीं होना चाहिए, कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए चेकलिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। चेकलिस्ट क्या करते हैं, आपको बाउंड्री बाउंड्री सेट कर देते हैं आपकी ऑडिटिंग के लिए, कि हाँ बाबा इतना ही है, इससे बाहर नहीं जाना है। हाँ, इससे थोड़ा बहुत आप 19-20 कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फिर क्वेश्चन मार्क है। checklist मैम एक तो यहाँ पर एक हेलो, हेलो। मैं पूछना, ये जो चेकलिस्ट हम लोग जो बनाएंगे वो अपने 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 वर्क प्लेस के हिसाब से अपन चेक अपने वर्क प्लेस के हिसाब से अपन चेकलिस्ट बना सकते हैं ना मैडम? हेलो हेलो, चेकलिस्ट, हाँ हाँ बिल्कुल। यस यस, यू आर ऑडिबल, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो, क्या मुझे सुन पा या रहे हैं नाउ आप? नाउ यू आर ऑडिबल। हम्म। यस मैम। तो देखिए, जो चेकलिस्ट है वो ऐसे नहीं बनती है कि हम हमारे जो चेकलिस्ट है वो तीनों भी, अगर थर्ड पार्टी ऑडिटर है, क्लाइंट और एम्प्लॉय, तीनों भी एक जगह बैठेंगे फॉर टू डू द चेकलिस्ट। तीनों ही अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे कि हाँ यहाँ तक। ऑडिटर पहले बोलेगा कि नहीं, मुझे ये चीज ऑडिट करनी है, मैंने अच्छे से एनालाइज कर लिया दोनों आपके कॉन्ट्रैक्ट और ये चेकलिस्ट। तो ये तीनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही चेकलिस्ट बनेगी आपकी। आप कुछ एम्प्लॉय के भी पॉइंट रिव्यू कर सकते हैं, एम्प्लॉय के भी पॉइंट ऑफ ओपिनियन उसका बहुत जरूरी है, क्लाइंट का भी बहुत जरूरी है, अगर थर्ड पार्टी है तो। अगर सिर्फ दोनों ही है तो फिर तो उसमें चेकलिस्ट का इतना ज्यादा कुछ इशू नहीं आता। बट थर्ड पार्टी, जनरली थर्ड पार्टी के समय में चेकलिस्ट बनाना काफी क्रुशियल हो जाता है, तो तीनों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से ये बनाते हैं चेकलिस्ट, कहीं गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है इसकी कि कैसे बनाने हैं चेकलिस्ट। बट आगे कंफ्लिक्ट ना हो, जो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं वो यही कहते हैं कि आगे कंफ्लिक्ट ना हो, हम हमारी बाउंड्रीज पहले ही सेट कर दें और पहले ही हम लोग उसकी चेकलिस्ट बना लें। तो इसलिए तीनों ही एक तरह मीटिंग करके फिर बाद में चेकलिस्ट बनती है। ओके। सो ये हो गया आपका प्री ऑडिटिंग, कि ऑडिट होने से पहले आपको क्या क्या जरूरी है। ये चार चीजें बहुत जरूरी, और इसके आगे भी बहुत सी चीजें होती हैं, बट ये चार मिनिमम आपको कंपलसरी ही है। ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट ऑन साइट फेज। सेकेंड फेज इज ऑन साइट फेज एग्जीक्यूशन। एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं? ओपनिंग ऑफ द मीटिंग, ऐसे नहीं कि गए, जैसे वो मूवी है ना, रेड मूवी है अजय देवगन की, उसके बाद में फिर वो एक अक्षय कुमार की कौन सी थी, फ्रॉड मूवी थी उसमें, अ, वो भी ईटी की रेड करता था, है ना। तो गए एकदम और दुकान पे रेड मार दी, हाँ हाँ ये क्या हुआ, ये कैसा है, ऐसा नहीं करना है। आप कोई बॉस नहीं है, आप बस एक ऑडिटर है। आपका नेचर बहुत फ्रेंडली भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट देयर इज सम प्रोटोकॉल। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग द मीटिंग, अच्छे से ग्रीट करें, सबको इंट्रोड्यूस करें, रूल्स बता दें, चेकलिस्ट बता दें कि हाँ हम ये करने वाले हैं, और मीटिंग का स्केड्यूल अच्छे से डिस्क्राइब होना चाहिए। तो ओपनिंग द मीटिंग इन शॉर्ट, सेटिंग द ग्राउंड रूल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग द टीम, ऑडिट टीम। तो ये क्या हो जाएगा कि वहां पे स्ट्रिक्टनेस भी नहीं आएगी और ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं होंगे। ऑडिटर का यही काम होता है ना,
एक अच्छा ऑडिटर अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि हाँ बाबा, हम आए हैं आपको एग्जामिन करने के लिए, बट इस तरीके से नहीं कि हम एकदम आपके बॉस या प्रिंसिपल ही बन जाए, है ना। तो ये ओपनिंग ऑफ द मीटिंग एक जनरल आपका बिहेवियर भी बताता है, नेचर बताता है आपको, आपकी पर्सनैलिटी दर्शाता है कि एम्प्लॉय के पास में कि आप कैसे हो। ठीक है। देन साइट इंस्पेक्शन, touring the facility to check for the compliance, spill contaminate, waste handling and all of the stuff. अब साइट पे घूम रहे हैं, जैसे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ क्या क्या हो रहा है, वीविंग, कलर स्पिल हो जाता है कई बार, कलर क्या पाउडर फॉर्म में होता है टेक्सटाइल में जब हम देखते हैं, तो कई बार वो जो लेबर होते हैं वो इतने स्किल नहीं होते हैं, उनसे स्पिल हो जाता है, फिर वो वहां की जमीन में वो जरा सा, मतलब माइक्रोग्राम का भी कलर ना, पाउडर जो होता है कलर का, वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहता है कि माइक्रोग्राम भी अगर जमीन में गिरता है ना, तो वो परमानेंट मार्क छोड़ देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है। कुछ अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एसिड हाई अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, तो उसको कैसे हैंडल, स्पिल हो गया उसको कैसे करेंगे। कहीं कोई सपोज मराइन इंडस्ट्री है, वहां पे ऑयल स्पिल हो गया, कंटेनर पूरा के पूरा कंटेनर ही मिस हैंडलिंग की वजह से, या जो भी एक्सीडेंट एक तरह से कहो, तो वहां से अगर हो गया तो वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, किया है नहीं किया है, कि बस वैसा ऑयल स्पिल हो गया और उसको छोड़ दिया है ना। तो ये सब कंप्लायंस वो साइट पे जाके देखेंगे, तो उसे कहेंगे साइट इंस्पेक्शन। देन इंटरव्यूज, यस दिस इज द मोस्ट crucial point, engaging with the staff to verify understanding of the environmental procedures. Now what happens, मैम इसमें जो एक भी एक पूछना था सर मैम, हम्म, ओपनिंग जी मीटिंग जी, के बाद द ऑडिटर कैन डिसाइड आइदर टू हैव अ साइट विजिट और टू हैव अ डॉक्यूमेंटेशन चेक, राइट? दे कैन डू एनीथिंग आउट ऑफ दैट। या दे कैन डू एनीथिंग, बट एक ऑडिटर ना, उसका मतलब क्या कहते हैं, एक ऑडिटर अच्छा ऑडिटर है ना, तो वो सारी चीजें ही करेगा, मतलब साइट इंस्पेक्शन भी राइट। करेगा, डॉक्यूमेंट रिव्यू भी करेगा और इंटरव्यू। अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑडिटिंग की फ्रीक्वेंसी है, महीने में से 3 बार क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि महीने में से 3 बार आप ऑडिटिंग करो, तो हाँ, तीनों में से कभी साइट इंस्पेक्शन कर लो, कभी डॉक्यूमेंट रिव्यू कर लो, और टाइम कंस्ट्रेंट भी मैटर करता है। बट एक अच्छे ऑडिटर को, अगर अच्छे मतलब एक अच्छा ऑडिटर है, तो मैं तो ये कहूंगी कि वो सभी चीजें करेगा। आप देखो, जैसे इंटरव्यू का पॉइंट, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। क्या होता है, जब कोई भी अगर इंडस्ट्री है, वहां पे जो काम करते हैं लेबर, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लेबर है, और कोई क्या कहते हैं, कोई ड्राइवर है, जेसीबी का ड्राइवर है, क्रेन का, हाइड्रा का ड्राइवर है, तो वो इतने ज्यादा स्किल नहीं है, उनको एनवायरमेंट के बारे में क्या ही पता होगा। ऑयल ठीक है, जेसीबी में से ऑयल, उसका पेट्रोल टैंक लीक हो गया, ऑयल गिर गया, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पता ही क्या है। सो अवेयरनेस, यू हैव टू जनरेट द अवेयरनेस इन योर स्टाफ। Okay, for that you have to do some kind of training, some kind of, activity, so that they will get to know, they will get to know about, yes, this is a oil spillage and it will going to harm our soil, it will going to erode the soil, and it will ultimately impact over the environment. So first of all, जो प्रोजेक्ट, जो एम्प्लॉय है, उसी को अपने स्टाफ को ट्रेन करना है। तो ऑडिटर भी ये चीज बोलते हैं कि बाबा, आप अपने अनस्किल लोगों को एनवायरमेंट के बारे में बताओ। हाँ, उसे अपना जेसीबी कैसे चलाना है, कहाँ कितना कैसे घुमाना है, ज्यादा अगर हवा हो गई है, विंड स्पीड ज्यादा है, तो हाइड्रा का जो बूम है वो क्लोज कर देना है। तो ये सारी चीजें उसे अपने हिसाब से पता है, बट एनवायरमेंट से रिलेटेड उसे नहीं पता है ना, कि हाइड्रा में मैं जब ग्रीसिंग कर रहा हूँ, ऑयलिंग कर रहा हूँ और गिर गया तो गिर गया, मुझे क्या ही करना है। तो ऐसा उसका नेचर नहीं रहना चाहिए। हाँ, एनवायरमेंट कुछ तो इम्पोर्टेंस है, इसीलिए तो एनवायरमेंट का बंदा हायर करते हैं ना किसी भी प्रोजेक्ट में, इसीलिए करते हैं। उसका यही काम है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस दे करके। तो ये ऑडिटर क्या करता है कि हाँ, आप एनवायरमेंट के बंदे ने काम सही से किया नहीं किया आपके प्रोजेक्ट में, सो ही विल गोइंग टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन टू द स्टाफ मेंबर, टू द लेबर जनरली। एक ऑडिटर ना स्किल लेबर से कम पूछेगा, वो एनवायरमेंट के जो भी आपका एम्प्लॉय होगा कंपनी में, उसे कम पूछेगा, पर वो जो अनस्किल लेबर है ना, उसे पता है या नहीं पता है, उससे ज्यादा पूछेगा।
क्योंकि आपने काम किया है और वो परकोलेट हुआ है कि नहीं हुआ है नीचे तक। आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हो, अवेयरनेस प्रोग्राम, सोशल ग्रीवियंस, एनवायरमेंटल ग्रीवियंस, ESG, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रीवियंस, गवर्नेंस, और ये सब आप कर रहे हो, आप बता रहे हो, हम हमें रोज अपडेट भी कर रहे हो। एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट हो रहा है, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट हो रहा है, बट वो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, पर वो नीचे तक आपके एम्प्लॉय जो है, सबसे जो नीचे तबके का लेवल का एम्प्लॉय, उस तक वो इंफॉर्मेशन जा रही है नहीं जा रही है। तो ये ऑडिटर को असेस करना है, तो वो हर किसी स्टाफ का जनरली इंटरव्यू लेगा। बड़े मतलब जो हायर पोस्ट पे उनको तो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो उनके सवाल अलग होंगे, बट एटलीस्ट उनको बेसिक सवाल तो आने ही चाहिए। तो एंगेजिंग द स्टाफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, is the most important thing while doing the on-site auditing. Now documentation review, देखिए डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू तो ऐसा है ना, काम हो ना हो डॉक्यूमेंट तो बना सकते हैं। कागज पे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, सफेद कागज को काला बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट तो अल्टीमेटली आपको भी पता है, अब आप इतने एक्सपीरियंस भी है, जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। कल ऑडिट है, आज ही डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं रात तक, है ना। So instead of focusing on a document majorly, the good auditor should focus on to the interviewing the staff, engaging the staff, and site inspection. So document review में yes of course document review is also necessary, क्योंकि ultimately कोई project है और वो बाद में कभी 5-10 साल बाद फेल हो जाता है, तो तब वहां पे जो क्या कहते हैं उसको कमिटी बैठती है ना, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी गुजरात में आनंद का फ्लाईओवर गिर गया था, है ना, देखा होगा आपने न्यूज में, राइट। तो वो फ्लाईओवर बन के कुछ 5 साल हुए हैं, 5 साढ़े 5 साल। फिर हाईकोर्ट के पास में केस गया कि ये ब्रिज कैसे क्या गिर गया। तो जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने वाली कंपनी है, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग थी, और जो एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर जीपीसीबी था, गुजरात स्टेट थी, ठीक है, सॉरी क्लाइंट गुजरात स्टेट था, कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगी, और थर्ड पार्टी भी थी ऑडिटिंग के लिए। तो इन लोगों ने 5 साल पहले सही से काम किया है नहीं किया है, ये कैसे पता चलेगा? डॉक्यूमेंटेशन से। तो एक ऑडिटर को ये भी ध्यान में रखना है कि ये इनका डॉक्यूमेंट सही से मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बाद में फिर ऑडिटर पे ही आएगा ना कि अरे आपने ऑडिटिंग ही अच्छे से नहीं की, इन्होंने काम अच्छे से किया है नहीं किया, ये देखा ही नहीं आपने, इसीलिए तो ब्रिज गिर गया। तो उस समय में दोनों कंपनी को पेनल्टी लगेगी, दोनों कंपनी मतलब ऑडिटर की वाली भी कंपनी और जिसने प्रोजेक्ट बना एग्जीक्यूट किया उससे भी, दोनों को पेनल्टी लगेगी। तो डॉक्यूमेंट रखना बहुत जरूरी है, वेल डॉक्यूमेंट होने चाहिए अच्छे से, ये बहुत बहुत जरूरी है डॉक्यूमेंटेशन। प्रोजेक्ट जब ऑन गोइंग रहता है, जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे कुछ नहीं होता है साल भर, जब एक बारिश होने के बाद में उसकी हालत खस्ता होनी शुरू हो जाती है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज ऑलवेज नेसेसरी, डोंट इग्नोर दिस टॉपिक। यस इट्स नॉमिनल थिंग, हार्डली जो ऑडिटर होते हैं वो हार्डली देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन, बहुत कम ऑडिटर ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में फोकस रखते हैं, जो बहुत ज्यादा सीनियर एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो जनरली फोकस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। नए नए आए हुए तो वो तो साइट इंस्पेक्शन पे ही फोकस करते हैं। तो बहुत जरूरी है डॉक्यूमेंटेशन, आपके फ्यूचर भी सेव हो जाता है उसमें कि हाँ बाबा हमने काम भी अच्छे से किया था, ऑडिटिंग भी अच्छे से की थी, अब नेचुरल क्लाइमेटिक के कंडीशन की वजह से ब्रिज गिर गया, है ना। तो ऐसा, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स, एनालाइजिंग द परमिट्स, emission record, hazardous waste manifest and training record, all of the stuff should be well documented। हजार्डस वेस्ट मैनिफेस्ट कितना हो रहा है, ट्रेनिंग दिया है एम्प्लॉयज को, इमिशन का जो आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और बेटर है कि ये सब डिजिटल हो, इंस्टेड ऑफ पेपर इट शुड बी डिजिटलाइज। नाउ द क्लोजिंग मीटिंग, यस, listing identify issue, discussing with them the with them with the management। जो भी दिन भर में आपने फाइंडिंग्स की है उसे डिस्कस करके जाना है। ऐसा नहीं कि ये देखो ये तुम, हमने ये सारे पॉइंट्स निकाल दिए अब तुम जानो, ये ऐसा नहीं। ऑडिटर एक अच्छा वो होता है कि आप डिस्कस करो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अब आपको इसको रिकवर करना है और कैसे, सॉल्यूशन के साथ में। तो क्लोजिंग मीटिंग
और ओपनिंग मीटिंग, ये आपका पर्टिकुलर पर्सनल क्या कहते हैं, एक पीरियंस क्लाइंट को, जो भी एम्प्लॉई है उसे पता चल जाता है, कंपनी को पता चल जाता है कि आप कैसे हैं करके। तो ये क्या कहते हैं, बेसिक मैनर्स क्लोजिंग और ओपनिंग मीटिंग में आपके समझ में आ जाते हैं। Now, post-audit phase, yes. Reporting, action plan, and follow-up. This is the thing. Reporting, submit the formal report, detail finding, non-compliance, and recommendation. All of the stuff should be done under the reporting. Now, the action plan. This is the most important thing. Developing a plan to address the deficiency. Yes. ऐसा नहीं है सिर्फ फाइंडिंग निकाल दो, बट उसको आपको कंपाइल भी करने का, उसमें कंप्लायंस भी होने चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान होना चाहिए। और एक्शन प्लान सिर्फ ऑडिटर बनाए ये जरूरी नहीं है, उसमें इन्वॉल्वमेंट रखो कंपनी का, है ना, कि हाँ बाबा अभी हम ये प्रॉब्लम सपोज निकला है कि आपका जो डीजी है ना, जो जनरेटर है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, उसका जो एयर इमिशन है उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट आ रहे हैं। तो अब आपको वो डीजी स्टैक को वापस क्या कैलिब्रेट कर दो या उसको रिप्लेस कर दो या समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए प्लान होना चाहिए, कंपनी को भी टाइम देना, नहीं ना आज के आज ही आप डीजी स्टैक रिप्लेस कर दो, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। यस, अभी अगर आप डीजी स्टैक बंद कर देते तो आपका पूरा काम रुक जाएगा। No, you can't do this type of thing. Yes, you have to order the DG stack, make the जो भी कंपनी जहां से आप DG stack ऑर्डर करते हो उसे ज्यादा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पेमेंट करके अर्ली डिलीवरी ले लो, या तो फिर इसे ही ठीक कर सकते हो तो इसे ठीक कर लो। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में यू हैव टू ओवरकम द डिफिशियंसी, वॉट एवर द फाइंडिंग्स यू हैव observed during your auditing, it should be addressed properly and it should be discussed with the company. Now the follow up, yes. अब भाई हमने देख लिया डीजी स्टैक बहुत ज्यादा इमिशन कर रहा था और कंपनी ने बोला नहीं नहीं सर हम इसे ठीक करके ही देंगे, हमें नया खरीदने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली कंपनी इज बेस्ड ऑन टू द कॉस्ट कटिंग। सो उसने कमिटमेंट कर दिया एनवायरमेंट के बंदे ने कि हम ये ठीक कर देंगे और हफ्ते भर में ठीक कर देंगे, और उसने ठीक भी कर दिया और उसका मॉनिटरिंग करके आपको रिपोर्ट पहुंचा भी दी। बट इट्स नॉट नेसेसरी वो ठीक हो गया तो उसी समय बस वो आपका डीजी स्टैक का जो इमिशन है वो अंडर कंट्रोल रहेगा, वो अंडर पीयूसी रहेगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। but after 1 month, after continuous usage of DG stack for 1 month, it may hamper the emission quality. Okay, it may hamper, क्योंकि वो तो पुराना हो चुका है, महीना भर चलेगा फिर बिगड़ जाएगा, फिर उसमें से इमिशन जो है वो बहुत ज्यादा, सॉक्स नॉक्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसका भी आपको मंथली या वीकली जैसे भी आप कहो उस हिसाब से मॉनिटरिंग करना जरूरी है एंड इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन। So these are the 3 phases of the audit. Any question related to this? Any question related to this? No ma'am, no ma'am, Yeah. no ma'am. Yeah, yeah. Okay. So will कल किसी ने वेस्ट ऑडिट के लिए पूछा था, कौन था, आए हैं वो? मैंने ही पूछा था मैडम। हाँ हाँ, तो यस, मैंने बताया स्टार्टिंग में, देखो ये यहाँ तक कि ऑडिटिंग का आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले, मेन टाइप ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट में जाने से पहले मैं वेस्ट ऑडिट के लिए बता दूं, एक बार और फिर से बता दूं। जो ऑडिट है उसकी सभी की गाइडलाइन दी गई नहीं है कि आप कौन कौन सा ऑडिट कर सकते हैं, बट जैसे कि वेस्ट ऑडिट एक केस स्टडी के लिए हम लोग देख लेते हैं वेस्ट ऑडिट का, ठीक है, सॉलिड वेस्ट ऑडिट जनरली। तो इसके लिए भी कोई खास ऐसी गाइडलाइन नहीं दी गई है, कई सारे ऑडिट है वो थंब रूल के हिसाब से ही चल रहे हैं। But waste audit requirement in India regulated by the CPCB only, and various environmental rules to apply the industry operation and process that require consent under Water Act, Air Act, as well as those falling under the specific waste management rule. Generally इसमें जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में जो बनाया गया था और उसका भी रिवीजन हो चुका है 26 में, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स जो सीपीसीबी बनाता है उस हिसाब से कौन कौन सी कंपनीज हैं जो उसमें कौन कौन सी मैन्युफैक्चरर है या फिर कोई भी एक चीज जो इन्वॉल्व होती है वेस्ट ऑडिटिंग के लिए, एनवायरमेंटल ऑडिट से ये थोड़ा सा प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है, बल्क वेस्ट जनरेशन,
any institution, commercial establishment or industry with the floor area of 20,000 square meter or more, water consumption of Madam, I'm not able to listen in your voice. Hello. Ma'am, Hello. ma'am, no voice. Your voice. नहीं बनाया है या फिर जस्ट जनरलाइज एक मेंशन कर दिया है कि हाँ 20,000 स्क्वायर मीटर से अगर बड़ा एरिया है तो उसे वेस्ट ऑडिट करो 100। और ये एरिया और वाटर कंजम्पशन भी यहाँ पे एक साइड क्राइटेरिया हो जाता है। बट जो वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है 100 kg पर 100 किलो वेस्ट जनरेशन बहुत ज्यादा होता है एक दिन के हिसाब से, है ना। तो वहां पे वेस्ट ऑडिटिंग जाएगा। और फिर सेकंड क्राइटेरिया आ जाता है, ये तो बल्क वेस्ट जनरेशन हो गया, उसके बाद में सेकंड क्राइटेरिया आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज। तो स्पेशली दोज कैटेगरीज हैविंग सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल फुटप्रिंट इंक्लूडिंग केमिकल, फार्मास्यूटिकल, मेटल प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ पे एनवायरमेंट के फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है, वो भी वेस्ट ऑडिट के लिए उनको मैंडेटरी है। देन हजार्डस वेस्ट जनरेशन, यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। The industry that generates, store, treat or dispose the hazardous waste as per hazardous waste rule of 2016। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल जो 2016 में बना था उसमें हजार्डस सब रूल भी बना है हजार्डस वेस्ट के लिए, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए। तो जो जो इंडस्ट्री इस रूल को फॉलो करती है वो सभी को वेस्ट ऑडिट करना ही है। ई वेस्ट प्रोड्यूसर एंड रिसाइकलर्स, ठीक है, एंटिटी इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, इंपोर्टिंग, हैंडलिंग, रिसाइकलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। जो क्या कौन सी कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक की, एक वो टीवी की वीडियो कॉम कौन सी वो टीवी जो आती थी अभी अभी नहीं मिलती है वीडियो कॉल। हाँ वीडियो सॉरी, कॉन। BPL, हाँ BPL. वीडियो कॉन। वीडियो कॉन। वीडियो कॉन, यस यस, वीडियो कॉन के जो मैन्युफैक्चरर थे उसमें यही प्रॉब्लम हुई थी, है ना। उस समय में इतना वेल डेवलप ये सब रूल्स वगैरह नहीं थे, है ना। ऑडिटिंग वगैरह तो वेस्ट ऑडिटिंग ये तो नहीं था। वो कंपनी फॉल डाउन का रीजन भी एक ये है कि उनसे अपना ई वेस्ट हैंडल ही नहीं हुआ। वो कहने लगे नहीं हम रिसाइकल करेंगे एंड समहाउ कंफ्लिक्ट यही हुए, तो वो एक लैक हो गया था। फिर बाद में मॉडिफिकेशन किए गए, नहीं नहीं आपको अगर ई वेस्ट प्रोड्यूसर और रिसाइकलर भी हो, आप सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बना रहे हो तो मैन्युफैक्चरर हो तो वेस्ट तो होगा ही होगा। लेकिन रिसाइकलर भी होता है ना कि आपको रिसाइकल करने से रूल्स भी है, ठीक है। तो आपको रिसाइकलिंग करना ही है इलेक्ट्रॉनिक का। तो क्या वो क्या तो किसने कहा था पार्लियामेंट में कि जिम्मेदारी खुद की होनी चाहिए समथिंग, उसके बेसिस पे रिसाइकलिंग भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर को रिसाइकलिंग भी करना ही करना है, ठीक है। तो ऑडिटिंग नहीं हुई थी और ऑडिटिंग थी ही नहीं, ये कंसेप्ट ही नहीं था वेस्ट ऑडिटिंग का वीडियोकॉन कंपनी में। तो उनसे अपना ई वेस्ट हैंडल नहीं हुआ, रिसाइकलिंग नहीं हुआ प्रॉपर, बहुत ज्यादा रिसाइकलिंग पे उन्होंने फोकस कर दिया था। तो ये फॉल डाउन वहां से ही शुरू हो गया था वीडियोकॉन का। अब जाके गाइडलाइन प्रॉपर बनी है, इसीलिए काफी ज्यादा ई मैन्युफैक्चरर अभी इंटरेस्टेड है इंडिया में, फिर भी स्टिल डेवलपिंग कंडीशन में है।
पर जो भी ई वेस्ट प्रोड्यूसर रिसाइकलर है वो भी एलिजिबल है वेस्ट ऑडिट के लिए। देन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरी, वेटरनरी इंस्टीट्यूट एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज। सी, यहाँ पर भी उन्होंने स्केल नहीं दिया है कि आप कौन सी कितना बड़ा हॉस्पिटल है, तो आपको आप या फिर कोई भी नर्सिंग होम या जो जो कुछ भी है वो वेस्ट ऑडिटिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे एक क्या किया उन्होंने, बाईपास दे दिया है हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, हॉस्पिटल क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ वेस्ट ऑडिट और ये सब के चक्कर में पड़ने के जगह पे जो भी लेबोरेटरीज वगैरह होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या डायरेक्ट कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है, वहीं रहते हैं। कोई अगर हॉस्पिटल है, सर्जिकल हॉस्पिटल है, किसी एक बंदे की सर्जरी है, उसके फैमिली मेंबर आ ही जाएंगे। ये इंडियन मेंटेलिटी है ना, कि अरे बाबा नहीं नहीं मेरा दोस्त भी है ना, तब भी वो वहां पे पहुंच जाता है, दे आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी या समवेयर। पर पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट है इसमें। जैसे बाकी कई सारी इंडस्ट्रीज है, आप ले लो फार्मास्यूटिकल ले लो, केमिकल ले लो, ड्रग फैक्ट्रियां ले लो, यहाँ पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट हॉस्पिटल ऐसी चीज है ना यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है। अगर वहां पे वेस्ट ऑडिट करने जाएंगे तो वो ना एक रेपुटेशन जो होती है वो डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जनरली हॉस्पिटल क्या करते हैं, टाई अप कर लेते हैं म्युनिसिपल गवर्नमेंट के साथ में कि हाँ हम हमारा वेस्ट इस कंडीशन में आपको देंगे, तो आप उससे ट्रीट करना अपने हिसाब से, या सम व्हाट वो रिसाइकलर के साथ में टाई अप कर देते हैं और वहां पे एक बाईपास मिल जाता है कि आप वेस्ट ऑडिट ना करो। ठीक है, कई सारे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है जो जहां पे वेस्ट ऑडिट होता ही नहीं है। आती है म्युनिसिपल की एक गाड़ी आती है और टाई अप हो चुका है, इसलिए पूरा की पूरा वेस्ट दे देते हैं उसको और वो ले जाके वो अपना देखते हैं, तो उसको है ना एक बाईपास मिल गया। ऐसे कई सारे ऑडिटिंग के लिए बाईपास है सीपीसीबी के गाइडलाइन में, बस हमें थोड़ा पढ़ना पड़ता है और उस बाईपास को ढूंढ के निकालना होता है। दिस द थिंग। नाउ द प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर, यस, अगर प्लास्टिक है तो अभी ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि उसे ऑडिटिंग के लिए जाना चाहिए। इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और यूजिंग प्लास्टिक शीट और मल्टी लेयर पैकेजिंग। Now cement plant and waste to energy plant. Industrial unit using तो solid मैं भी waste. प्लास्टिक के लिए फिर से एक बार बताओ ना, अभी आपने क्या बोला? देखिए प्लास्टिक वेस्ट के लिए भी कोई क्वांटिटी नहीं दी गई है, पर प्लास्टिक प्रोड्यूसर जो होता है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर जो होता है, उसमें हाई अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट होता ही होता है। इसलिए स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो, प्लास्टिक की इंडस्ट्री इतना क्रूशियल पॉइंट है थ्रू आउट वर्ल्ड। रियो डी जेनरो में ले लो, यूएसए में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें कहीं पर भी ले लो, प्लास्टिक इज द सेकंड टॉप इशू ऑफ द वर्ल्ड। पहला है क्लाइमेट चेंज, सेकंड आता है प्लास्टिक वेस्ट। कई सारे जो डेवलप कंट्रीज है वो सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं, हम प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल करें करके। आपने देख लीजिए जापान हो या मिडल ईस्ट हो, ये प्लास्टिक वेस्ट को काफी ज्यादा ओशन से क्लियर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एनवायरमेंट की कोई भी कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग देख लो, उसमें सेकंड टॉप इशू यही है, प्लास्टिक वेस्ट। इसीलिए जो भी इंडिया में भी उसे रिकॉग्नाइज किया गया और उस हिसाब से जो भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर है उन्हें वेस्ट ऑडिट करना ही करना है। ठीक है, अपने प्लास्टिक वेस्ट का। ओके, सो छोटी हो या बड़ी हो उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए कोई बाईपास भी नहीं है प्लास्टिक वेस्ट के लिए, उसे म्युनिसिपल में आप दे भी नहीं सकते हो। आपको अपना कचरा खुद ही साफ करना है, ये गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट हाथ खड़े कर देती है, हम आपका प्लास्टिक नहीं लेंगे। ठीक है, either recycling or something like that they have to do। और ये जो मल्टी लेयर पैकेजिंग होती है ना, जो फूड जो चिप्स के पैकेट वगैरह जो आते हैं, ये जो मल्टी लेयर प्लास्टिक में रैप होकर आते हैं, वो वाली इंडस्ट्री को तो मतलब वेस्ट ऑडिट करना ही करना है एनी हाउ। नाउ द सीमेंट प्लांट, हाँ चिप्स की इंडस्ट्री क्या करती है, पैकेजिंग का जो प्लास्टिक होता है वो किसी और इंडस्ट्री से लेती है और खुद सेफ हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या, तो बहुत सी चीजें लूप होल में चलते रहती है। बहुत सी चीजों को मॉनिटर करना, स्पेसिफिकली एनवायरमेंट को मॉनिटर करना, और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे रिकॉग्नाइज करना ही बहुत मुश्किल है, तो स्पेसिफिक गाइडलाइन तो है ही नहीं, बस रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है।
है ना, गाइडलाइन तो है ही नहीं, तो बहुत ही मुश्किल है, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, नाउ सीमेंट प्लांट एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। यस, सीमेंट प्लांट में तो आपको पता है सीमेंट के जो बेसिक कंटेनेंट हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और फेल्सपार वगैरह, ये काफी ज्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, हजार्डस है ना। और सीमेंट खुद भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। हमने शायद देखा था क्या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। नहीं सॉरी, आपकी क्लास में नहीं था। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वो बाहर में हीट छोड़ता है। जैसे ही आप सीमेंट में पानी मिलाते हो, कई बार कहते हैं ना सीमेंट से हाथ फट जाते हैं, तो हाथ कैसे फटते हैं, वो एक्सोथर्मिक हीट बाहर देता है। तो अगर कांटेक्ट में आ जाए तो वो डेंजर हो सकता है, आपकी स्किन में काफी लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे सकता है। सीमेंट प्लांट हो गया, फिर वेस्ट टू एनर्जी हो गया। ये जो प्लांट्स होते हैं, इन पे भी वेस्ट ऑडिट होना जरूरी ही है। वेस्ट टू एनर्जी में सबसे पहले वो आते हैं, वो जो टार वाली इंडस्ट्री, क्या कहते हैं, जो टार बनाती है जला के, इंसिनरेट करके। तो ये जो एनर्जी, ये जो इंडस्ट्री है, जो जनरली वेस्ट से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं, उन पे वेस्ट ऑडिट बहुत जरूरी है, क्योंकि वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करने में इतना इमिशन होता है, और मेन कंटेंट उसका सॉक्स नॉक्स ही रहता है वहां, तो वेस्ट ऑडिट बहुत जरूरी है। ठीक है, now specific sector like slaughterhouse, meat processing industry, bone mills, poultry farms, इनमें वेस्ट ऑडिट इतना जरूरी तो नहीं होता, बट हाँ ठीक है, अगर बहुत बड़ा सेक्टर है, 20,000 स्क्वायर मीटर से भी बहुत बड़ी फार्म है, तो फिर वहां आप कर सकते हैं। सो यस, these are the specification made by SWMR in 2016 कि इनका वेस्ट होना चाहिए, इनका ऑडिट होना चाहिए। रूल्स भी बनाए, जो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रूल्स है उसी के Madam, I'm not audible. रिपोर्ट होना। सॉरी, No, your voice is not audible. नॉट ऑडिबल। अब आ रही है Now it is आवाज? audible. या Yes, yes. सो जो ईपीए का रूल नंबर 14 है, राइट, उसका जो फॉर्म 5 है, वो बहुत जरूरी है आपको फिल करना एज अ कंसेंट। फिर रूल जो आए हैं मैंडेट, ईपीए के जो ऑडिटिंग के रूल है 2025 में जो अपडेट किए गए हैं, उसी हिसाब से मैंडेट ऑडिट फॉर द इंडस्ट्री विद सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कंडक्टेड बाय सर्टिफाइड रजिस्टर्ड एनवायरमेंटल ऑडिटर्स। ठीक है, रजिस्टर ऑडिटर ही होना चाहिए, तभी वो आपका ऑडिट ऑडिट कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि आनंद का ब्रिज गिर गया 5 साल बाद, और फिर जब डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू हुए उसकी, तो पता चला कि कौन कौन सी कंपनी की गलती के वजह से वो ब्रिज गिरा। उसी हिसाब से हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि हाँ बाबा, अगर ऑडिटर की गलती, ऑडिट अच्छे से नहीं किया है तो ऑडिटर की कंपनी में पेनल्टी जाएगी, या तो ऑडिटर बहुत अच्छा, उसने अपना काम अच्छे से किया था, वेल डॉक्यूमेंटेड है, और कंपनी प्रोजेक्ट जिसने किया एग्जीक्यूट किया उसकी गलती थी, तो उस पर पेनल्टी जाएगी, है ना। अगर दोनों की गलती है तो फिर दोनों को पेनलाइज किया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है ना। इसीलिए जब कभी भी ऑडिटिंग के लिए जाते तो रजिस्टर री जो हम लोग कहते हैं, रजिस्टर एनवायरमेंटल ऑडिटर, वो बहुत जरूरी है। उसके पास ISO 14001 का सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ऑफन यूज टू यूज एज ए स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंटिंग सिस्टमैटिक वेस्ट मैनेजमेंट ऑडिट। तो ये हुई एक केस स्टडी रिलेटेड टू द वेस्ट ऑडिट। ये एनवायरमेंट का ही सरप्लस ऑडिट होता है, सेम चीज एनवायरमेंट के लिए भी है। ठीक है, जहां जहां फुटप्रिंट मिलेगा उस हिसाब से। तो यहाँ तक कोई किसी को डिफिकल्टी है? और ये 3 नो फेजेस मैम। मैंने बताए हैं ऑडिटिंग के, है ना। जब आप IS कोड का भी सर्टिफिकेशन लेते हैं, ठीक है, तब भी ये सब चीजें आपको पढ़नी ही पड़ती हैं। बट क्या एक आपके सिलेबस में भी है, तो ये भी मैंने बता दिया।
और भी अगर किसी को जैसे वेस्ट ऑडिट का मैंने केस स्टडी दे दिया, अगर और भी कि आप में से कोई भी अगर सपोज, ठीक है, कोई भी अगर चाहता है कि हाँ ये पर्टिकुलर ऑडिट पे मैम थोड़ा सा आप एक 2-3 चीजें बता दें, तो मुझे आप वेलकम, ऑल द सजेशंस आर वेलकम, आप मुझे बता दीजिए, मैं ऑब्वियसली से इन्वॉल्व कर दूंगी अपनी पीपीटी में। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्चुअल हमारी, यस, मेन टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट। कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट इज द कंप्लायंस ऑडिट, रिव्यू अधेरेंस टू द एनवायरमेंटल लॉ, रेगुलेशंस एंड परमिट्स। एनवायरमेंट के परमिट्स भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ओनली, कि हाँ ये आपको परमिट दिया जाता है इतने डीजी स्टैक यूज करने के लिए, इतना पावर कंजम्पशन यूज करने के लिए। अगर पावर अगर डायरेक्ट, अगर आप जो भी स्टेट से पावर ले रहे हो, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कोई डीजी इस्तेमाल कर रहे हो, जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके इतने जनरेटर आप यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये सारे परमिट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द ईपीए ओनली, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो कंप्लायंस ऑडिट उसका रिव्यू करता है कि लॉ के हिसाब से चल रही है या नहीं, रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। Then environmental management system audit. Yes, this is the most important thing. आपके पास में प्रॉपर एनवायरमेंट की टीम है और वो मैनेज कर रही है सारी चीजों को, क्योंकि नहीं, वो भी एक ऑडिटर का ही काम है ना। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल पॉलिसी एंड द सिस्टम। अगर कहीं पर भी आपके पॉलिसी में कोई भी लूप होल हो, कोई भी ड्रॉबैक हो, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की कि वो ढूंढ के निकाले, है ना। और सिस्टम में अगर कुछ लैक है तो वो भी ढूंढ के निकाले। देखिए अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे हाँ, बुलेट ट्रेन का एग्जांपल है। बुलेट ट्रेन के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें हर कहीं पे अभी तो मैंडेट कर दिया है कि हर कहीं पे एक एनवायरमेंट का आपको एम्प्लॉय चाहिए with this terms and condition, like he or she has an experience of 7+ year and somewhat like that only. Okay, qualification this much, this certification is must require for the employee. और somehow क्या होता है, कंपनी में कोई छोड़ के जाता है, हाइक मिल जाती है, पर्सनल रीजंस की वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं, एंड दैट कंपनी शुड गेट अ मिनिमम टाइम पीरियड, यस, कि आपको नया बंदा हायर करना है। नहीं तो क्या होता है, एनवायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कंपनी जनरली इग्नोर कर देती है, ठीक है, आएगा 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 तब चलेगा चलेगा काम, इट्स लाइक दैट ओनली। ओके, बट रूल ऑडिटर क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी नहीं है, तो ये एक बंदा छोड़ के गया और आप 6 महीने बाद तो कोई नया बंदा लेकर आओगे एनवायरमेंट का, ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। तो 6 महीने का आपका तो लूप हो, गैप हो गया ना। 6 महीने में कुछ हुआ ही नहीं होगा, ना ट्रेनिंग हुई, ना अवेयरनेस ट्रेनिंग हुई, ना मॉनिटरिंग हुई, ना कुछ, कुछ भी नहीं, कोई रेगुलेट करने के लिए था ही नहीं वहां पर। सॉरी। तो ऑडिटर क्या कहते हैं, नहीं नहीं, आपकी पॉलिसी गलत है। आप ऐसा करो कि जो भी आपका नोटिस पीरियड रहता है विद इन दैट टाइम पीरियड, और यू कैन टेक 1 more month, rarer case में 1 more month you will get a time to hire a new employee, otherwise your company will going to be penalized for the same thing. तो इस तरीके से क्या होता है, इंटरनल पॉलिसीज क्या है, सिस्टम कैसा है मैनेजमेंट का, उसके लूप होल्स ऑडिटर निकालते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये एक एग्जांपल हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। नाउ द फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, यस, most important, focus on the specific area like waste management, energy efficiency or water consumption. See, any company is not allowed to consume a water up to the particular limit. Okay, if one company has an employment of 200, okay, total number of employees are 200 including management and up to the ground staff, it has a 200 capacity of the, and तो फिर मिनिमम गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है कि एक बंदे पे ज्यादा से ज्यादा वो 50 to 60 लीटर पर डे कंज्यूम कर सकता है। तो 200 के हिसाब से आप मान लो, चलो 50 लीटर, अगर आप कंपनी में ईआई में आपने 50 लीटर की डिमांड की थी गवर्नमेंट से, तो 200 है, तो 200 into 50 आपका हो गया 10,000 लीटर पर डे। और
अगर आप 10,000 से ज्यादा वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, तो फिर वहां पे ऑडिटर का रोल आता है कि क्यों हो रहा है ये, कहाँ पे क्या कमी हो रही है, कहाँ पे डिफिशियंसी हो रही है, क्या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा पानी वाटर कंज्यूम कर रहे हो, इससे तो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है ना। तो जो वाटर का जो मीटर होता है वो भी अच्छे से हो, वहां पे रेगुलेटरी ऑपरेट होता रहे, कहीं से वाटर का कंजम्पशन, कहीं वाटर लीक तो नहीं है, पाइपलाइन लीक तो नहीं है, सम व्हाट दैट थिंग शुड बी इंक्लूडेड। एनर्जी इफिशिएंसी, यस। और वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी आपका कचरा है वो ऐसे ही सब लीटर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर बीन्स में जाना चाहिए, प्रॉपर स्वीपिंग होनी चाहिए, फिर वो बीन्स को कलेक्टिव बीन्स में डालना चाहिए। तो ये सारी चीजें परफॉर्मेंस ऑडिट में आ जाती है। नाउ यस, these are the three main types of the environmental audit. First, compliance audit, environmental management system audit, and lastly, function and performance audit. Now the benefits. Benefits तो सिर्फ ऑडिटर को ही दिखते हैं। बहुत कम कंपनी को ऐसा लगता है कि ऑडिटिंग से कोई बेनिफिट है। और ऑडिटर को कोई भी अच्छा नहीं समझता है। ये जितनी अच्छी पोस्ट होती है ऑडिटर की, उतना ही ज्यादा उसको क्या निगेटिविटी आसपास हो जाती है ना। क्योंकि ऑडिटर, अरे यार ऑडिटिंग के लिए आ गए, सबकी कंपनी में कुछ ना कुछ तो होगा ही ऐसा, लाइक दैट। बट बेनिफिट्स बहुत है। अगर इफेक्टिव प्रोग्राम है, इफेक्टिव ऑडिटर है, देन there are huge number of benefits. Like first of all, risk mitigation. Identify a potential environmental problem before they become liability issue. Okay. ऑडिटर का यही काम है, प्री आइडेंटिफिकेशन। दुर्घटना होने से पहले ही वो बता देते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई तो प्रॉब्लम होगी, है ना। और उस पर मिटिगेट कैसे करेंगे। अगर नहीं भी होगी प्रॉब्लम तो हाँ, अगर हो सकती है, अगर वो सिर्फ एक फ्यूचर के लिए भी एक क्या कहते हैं दरवाजा ओपन कर दे और रिस्क असेस कर ले, तो उसके मिटिगेशन के लिए हम लोग खड़े हो सकते हैं ना। जैसे कि मैंने बताया था कल, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और बॉयलर में आप काम कर रहे हैं, और हाँ आपका पानी बहुत ज्यादा अल्कलाइन है और बॉयलर में पूरा अंदर से इंक्रस्टेशन हो जा रहा है, तो वो फटेगा ही फटेगा। ये ऑडिटर को पता है, एम्प्लॉय को भी पता है, कि कंपनी को भी पता है कि वो बॉयलर फटेगा ही फटेगा। बट कंपनी बोलती जाने दो, जब फटेगा तब का तब देखेंगे। बट अगर बॉयलर फटता है तो उसके आसपास जितनी भी एम्प्लॉय है उनको डैमेज होगा, वो जलेंगे। फेटल में भी देयर आर चांसेस दैट फेटल विल गोइंग टू बी हैपन। सो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, ऑडिटर विल सजेस्ट द मिटिगेशन। ओके, कि नहीं बाबा, बॉयलर फटने से पहले ही थोड़ा बॉयलर का इंक्रिस्टेशन कम कर दो। अगर बहुत ज्यादा उसकी लाइफ हो गई है कि हाँ 50 साल पुराना बॉयलर है तो उसे रिप्लेस कर दो। अगर बॉयलर फट रहा है तो एक केसिंग बना लो उसके आसपास की बॉयलर फटे ना, लाइक दैट थिंग। ओके। एनवायरमेंट से रिलेटेड, जैसे कि हाँ अभी आपका वेस्ट वाटर का टैंक है, ठीक है, 200 एम्प्लॉयज है और आप एक्सपांशन कर रहे हो, तो वो वेस्ट वाटर टैंक को आप भी एक्सपांड करो। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन ही चलेगा, आपको वेस्ट वाटर टैंक को भी एक्सपांशन कर लो, इसके पहले कि वो ओवरफ्लो की किसी और लैंड को डिस्टर्ब कर दे, है ना। तो इस तरीके से एनवायरमेंट के मिटिगेशंस पहले ही प्री आइडेंटिफाई हो जाते हैं। Now, ये एक benefit हुआ. Now coming towards the next, that is regulatory compliance. Ensure adherence to the law, reducing the risks or the fines. Yes. लॉ के खिलाफ नहीं जाने। आपको अगर कंपनी में एक पेड़ भी काटना है ना, तो उसके लिए भी लॉ है। अगर एक पेड़ काटना है, एक ट्री काटना है आप लोगों को, इफ यू आर कटिंग एनी ट्री, देन यू हैव टू प्लांट 2 to 4 trees. ओके। ऑन ऑन क्या कहेंगे उसके मुआवजे में। तो अगर आप नहीं प्लांट करते हो तो वो फाइन लग जाता है। If your company big enough, then you have to regulatory do the plantation thing once in a year, twice in a year, depending on to the capacity of the company. So these are the laws which will going to be monitored by the auditor only. तो वो ऑडिटर ही आपको याद दिलाते हैं, अरे नहीं नहीं प्लांटेशन करना है। तो अगर आप प्लांटेशन नहीं करते हो तो सम हाउ अगर गवर्नमेंट की नोटिस में आते हैं तो फाइन लग सकता है, पेनल्टी हो सकती है।
तो ये सारी चीजें ऑडिटर देखते हैं. नाउ कॉस्ट सेविंग, यस, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी ऑफ द वेस्ट रिडक्शन एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन. अननेसेसरी वेस्ट जनरेट करते हैं, ये तो सबको पता है. तो अननेसेसरी वेस्ट जनरेशन नहीं होना चाहिए, तो कॉस्ट सेव हो जाती है. अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ. जब हम प्रिंटर में, बहुत छोटा एग्जांपल है, आप शायद उससे गुजर भी चुके हो और समटाइम्स नहीं भी, कई लोगों को पता है, नहीं पता है. जब हम प्रिंटिंग करते हैं ना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, एक, ठीक है, तो वन साइड प्रिंट ले लेते हैं, एक ही पेज पे प्रिंट लेते हैं, और फिर काम नहीं होता है और फिर उसको फेंक देते हैं जब काम हो जाता है, समवॉट लाइक दैट. बट उसका एक साइड तो वन साइड ही प्रिंट किया है, दूसरी साइड तो उसकी ब्लैंक है, तो वी कैन रिसाइकल दैट पेज, राइट. तो इससे आपकी कंपनी का कॉस्ट सेव भी होगा और वेस्ट रिडक्शन भी हो जाएगा. तो ये क्या छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट देती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से कॉस्ट सेविंग और भी वेस्ट रिडक्शन के कई सारी चीजें हैं. जैसे कि Sorry कंपनी, to interrupt, हाँ, यस, but we are doing this means एक साइड में या अगर पेमेंट ऑब्वियसली ले अब ली, तो बहुत, हाँ हाँ, अब तो बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, सिर्फ एक दो नहीं, अब तो बहुत सारी, क्योंकि पहले ये चीज नहीं थी. अभी क्या रिसेंटली ये मॉडिफाई हो गया है, बहुत सी जगह पे ये चीजें चल रही है. और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में तो बहुत हो रही है, क्योंकि वहीं से ये आइडिया जनरेट हुआ है ना. तो yes. हाँ, तो हो रहा है. अब एक और एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि क्या कहते हैं, एयरपोर्ट में, है ना, एयरपोर्ट में पहले क्या होता था, आप देखो, व्हीकल्स आती थी, प्राइवेट व्हीकल्स इकोनॉमिक क्लास के लिए. जो एयरक्राफ्ट है वो काफी दूर खड़े होते हैं, हमें एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट तक पहुंचने में काफी डिस्टेंस होता है, और ऐसे ही हम नहीं चल सकते. तो ना एक पहले कार चलती थी, कार में बैठ के जाते थे लोग. फिर जो इकोनॉमिक क्लास होती थी उनके लिए कार होती थी, और फिर जो बिजनेस क्लास होती थी उनके लिए प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट एक सीट के लिए. बट अभी क्या कर दिया, नहीं, पोल्यूशन कम करो, तो सबके लिए बसेस है. कोई भी हो, फिर वो इकोनॉमिक क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, एनीवन इज देयर, वो बस में ही जाएगा. तो उससे क्या हो रहा है, आपका वेस्ट, जो भी आपका एयर इमिशन है वो कम हो रहा है, फ्यूल कम लग रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, कॉस्ट कटिंग हो रही है. ये बहुत छोटी चीजें हैं, बट बहुत लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट करती हैं ये सारी चीजें. और भी अगर इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैडम अभी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री. एयरपोर्ट पे चल रहा है ना, जी, अभी जो आपने एग्जांपल दिया ना, तो अभी एयरपोर्ट के ऊपर है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल रखा है, हाँ हाँ, अरे तो स्पेशल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, स्पेशल क्लास के, हाँ, हाँ तो हाँ स्पेशल क्लास के लिए जो स्पेशल हैंडलिंग जो होता है ना, उनके लिए वो फैसिलिटी चल रहा है. हाँ, इनसाइड द एयरपोर्ट ओनली, एयरपोर्ट के अंदर या में इनसाइड द एयरपोर्ट, या फैसिलिटी है. हाँ हाँ, पर जब आप एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट तक जाते हैं, जो रनवे का जो डिस्टेंस होता है, उसके लिए पहले क्या होता था, पर्टिकुलरली जब एयर इंडिया बहुत ह्यूज था इंडिया में, अभी भी तो वो चल क्या, रहा है वो, अभी भी. हाँ नहीं, अभी भी है, लेकिन इट विल यूज ओनली फॉर द इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स के, ऐसा ऐसा शो वाला रहता है, उसमें बैठ हाँ के हाँ, उसको एयरक्राफ्ट ड्रॉप करते हैं. इट इज कॉल्ड एज द स्पेशल हैंडलिंग. अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था, ये कोई नई इंफॉर्मेशन है. मैं नहीं, इतना ज्यादा अभी ट्रैवल नहीं करती हूँ, तो इसीलिए, हाँ, माइट बी आई एम लैकिंग विद दैट इंफॉर्मेशन. सो यस, ऑफ कोर्स. तो इस तरीके से क्या छोटी छोटी ये जो चीजें हैं, और ई व्हीकल्स काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं. जो एमिशन है ना, वो इतना कम हो गया है, कई सारी सिटीज का, ई ई व्हीकल होने की वजह से. तो ये जो छोटी चीजें हैं, बट बहुत लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट दिखता है इनका. जो वेस्ट रिडक्शन एट द सोर्स ऑफ जनरेशन होता है, वहां पे अगर आप करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत लार्ज होता है. Now coming towards the next, it is improve images. Yes, enhance corporate reputation with the stakeholder and the public. See, कैसे इसे कहें, एनवायरमेंट ऐसा पैरामीटर होता है ना, जब आप उसके लिए कुछ करते हो तो ऑब्वियसली आपकी इमेज बहुत अच्छी बन जाती है. ठीक है, बस इन शॉर्ट, आप अच्छे से अगर एनवायरमेंट
कि सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, अच्छा ऑडिट होता है, कोई फाइंडिंग्स नहीं निकलती है, तो ऑब्वियसली आपका रेपुटेशन अच्छा होता है। अभी एक डायमंड फैक्ट्री है जस्ट मैं जहाँ रहती हूँ उसके पीछे, तो वहां पे एक एम्प्लॉय हायर किया गया है एनवायरमेंट से रिलेटेड। अब बताइए डायमंड की फैक्ट्री में व्हाट इज नेसेसरी फॉर द एनवायरमेंट? हाँ, वो वाटर क्वालिटी का मॉनिटरिंग कर रहा है एंड ऑल ऑफ द स्टफ, बट वो एनवायरमेंट गवर्नेंस, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस, ESG के लिए भी हेल्पफुल है। वो करता है प्लांटेशन अवेयरनेस, आसपास के लोगों को एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों में हेल्प करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ही स्टार्टेड टू गिव द ड्रिंकिंग वाटर टू द सोसाइटी। उस डायमंड फैक्ट्री के बाहर एक आउटलेट दिया गया है ड्रिंकिंग वाटर का, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर अंडर कंट्रोल, जो परमिसिबल लिमिट है उसी हिसाब से, और वो दे रहे हैं लोगों को। तो जो भी आपके टैक्स रिडक्शन है ना, कंपनी की एक तो इमेज भी बहुत अच्छी बन गई कि नहीं नहीं ये डायमंड फैक्ट्री के बारे में पानी मिल रहा है फ्री में पीने लायक ट्रीटेड वाटर, तो कंपनी की एक अच्छी इमेज भी बन गई है वहां पे। गवर्नमेंट ने टैक्स रिलैक्सेशन भी कर दी है कि चलो आप इतना पानी अगर आप पर डे दे रहे हैं तो इतना टैक्स रिलैक्सेशन, जो भी लीगल एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व हुई और फिर उस हिसाब से टैक्स रिडक्शन, तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। आप क्या कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, है ना? तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम थोड़ा 5 मिनट का गैप लेते हैं और फिर शुरू करते हैं, अभी तो काफी चीजें रह गई हैं। ओके मैम। यस, है ओके ना? ये रह गया, ये मेन इंपॉर्टेंट है, व्हाई हु व्हाट एंड हाउ। ओके, विल स्टार्ट विद इन 5 minutes or 2 minutes only.
यस, ये जो 2 आवर्स के लेक्चर होते हैं ना, ये काफी मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक हो जाते हैं, पर इट्स ओके। ये मेरा शायद लास्ट 2 आवर वाला लेक्चर होगा। नेक्स्ट टाइम से मैं 1 1 आवर का ही लूंगी। एक्चुअली क्या हुआ था ना, लास्ट वीक छुट्टियां हो गई थी मेरी, तो मैं ले वॉज नॉट एबल टू कंडक्ट द लेक्चर। दैट्स व्हाई आई हैव टू कवर अप योर सिलेबस, एंड सिलेबस इज सो वास्ट। कितनी चीजें तो ऐसी है ना कि मैं मतलब क्या कहेंगे, एक I know the pattern of examination, I know how it is going to be conducted, but still, being a teacher, I have to finish your syllabus. I have to give them as much as knowledge from me to you. तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, नहीं नहीं, ये भी कवर होना चाहिए, ये भी कवर होना चाहिए। अब इतना पैसा दे के आप आए हैं, तो इट्स नेसेसरी। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप मेरी पहली बैच यहाँ पर इतने एज वाले स्टूडेंट है। एक्चुअली इसके पहले मैं बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट को ही पढ़ाती थी। ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने कोई क्रैश कोर्स के लिए या सब कोर्स के लिए मैंने अपने आप को रजिस्टर किया है। अदरवाइज आई वाज प्रोफेसर इन अ कॉलेज। सो क्या बच्चों को पढ़ाना और भी क्या कहते हैं, इजी तो नहीं, बट ठीक है। उनको कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कई लोग नहीं होते हैं। अब यहाँ पे है ना, इंटरेस्टेड है वही ऑनलाइन है, अदरवाइज जो नहीं है वो तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता नहीं नहीं कि मैं बहुत सी चीजें आपको बता दूं, मुझे जितनी पता है उतना तो एटलीस्ट बता ही दूं। जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में बहुत ही कम चीजें वाज एबल टू एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। और तो घर पे पढ़ाना मतलब तो कंटिन्यूअस बोलना काफी ज्यादा मेरे लिए वो हेक्टिक हो जाता है। बट आई विल मेक श्योर फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल कंडक्ट ओनली 1 आवर, एक ही घंटा लूंगी। और अगर गैप भी पड़ जाते तो बीच में कभी तो लेक्चर लेके आई विल फिनिश योर सिलेबस। Okay, so these are the benefits of the environment. Now, according to you, आपकी आवाज सही नहीं आ रही मैडम। आई एम नॉट एबल टू लिसन इन योर वॉइस स्लाइटली ऐसा इनका चैम्बरेबल हो रहा is it, yeah, is it am I audible now? Clearly? Is my screen है। visible to चैम्बरेबल you? हो रहा है, चैम्बरेबल। नो, Sorry, क्या हो रहा बिल्कुल है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पता है? Voice is नहीं, cracking. चैम्बरेबल हो रहा है, चैम्बर। अभी आ रही है ना बस? हेलो, No, ma'am. पूरा वॉइस क्रैक हो रहा है मैम, आवाज नहीं आ रही है। पूरा क्रैक हो रहा है फिर वॉइस, आपकी क्रैक। पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? नेट तो full है। एक सेकंड, जस्ट क्रॉस वेरीफाई। ओके, अभी आ रही है मेरी आवाज क्लियर? Yes, ma'am. Yes. या Okay, yes, done. okay. Yeah, we'll start with the next another, that is a protocol, audit protocol, environment, audit protocol, why, who, what and how, क्यों, किससे, कैसे, ये सारी चीजों का हमें क्या एक तरह से प्रोटोकॉल बनाना है, राइट? एंड ऑब्वियसली देयर इज नो such a specific guideline in, but ISO 140 have a guideline related to this. Okay, how is the what things to be included in the environmental audit? An environmental audit protocol is a structure, a step-by-step checklist or a guide, often based on ISO 14001, used to evaluate an organization's Ma'am, compliance with the, and yes, ma'am, screen share. Sorry, screen is not getting shared. शेयर नहीं हुई है, मैंने तो शेयर की है। What is happening today? अभी दिख रही है?
Is Ma'am, it visible On to you? my end. और आवाज वापस कर। मुझे ना वॉइस भी ब्रेक हो रहा है आप लोगों का, पता है क्या? हाँ, वॉइस वॉइस भी ब्रेक हो रहा बहुत। अभी सही आ रहा है आवाज? मैम स्क्रीन विजिबल? नो, स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही। अभी दिख रही है? नहीं मैम, Me, I can see your screen. अभी आई अभी आई अभी आई अभी आई। Abhi, yes. ठीक है, अभी राइट। सो यस, अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो प्लीज कन्वे टू मी। We'll start with enrollment in audit protocol. Why, who, what, and how. Okay. So, what does this protocol say? It is a step-by-step checklist or guidelines. Okay. Often extracted from the IS 14001. It deals or used to evaluate an organization's compliance with the environmental laws, regulation, and internal standards. कि हाँ बाबा, ये सारे लॉज हैं, इसके हिसाब से रेगुलेटरी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सेटअप होने चाहिए। सो ये एक तरह का क्या चेकलिस्ट तरह से है। ओके, इट इंश्योर द रिलायबल सिस्टमेटिक असेसमेंट टू रिड्यूस द रिस्क, इम्प्रूव इफिशिएंसी एंड इंश्योर द एनवायरमेंटल कंप्लायंस। ओके, कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट विल सी व्हाई टू परफॉर्म एनवायरमेंटल ऑडिट्स। क्यों होने चाहिए एनवायरमेंटल ऑडिट्स, है ना? सबसे पहले जरूरी है क्यों से शुरुआत होती है, कि हमें ये क्यों करना है। देन अगर हमें ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, गोल समझ में आ गया, देन एंड देन ओनली वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो क्यों करना है? सबसे पहले कंप्लायंस टू एंश्योर अडेयर टू द फेडरल, स्टेट एंड लोकल एनवायरमेंटल लॉज। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी फॉर्म इस्टेब्लिश कर दी और कुछ भी मतलब कोई भी एनवायरमेंटल वायलेशन कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू द फॉलो द गाइडलाइन गिवन बाय द स्टेट और लोकल और फेडरल, जो भी आपका या सेंट्रल हो, उस हिसाब से भी आपको अधेयर रहना ही रहना है। तो कंप्लायंस करना है, इसीलिए एनवायरमेंटल ऑडिट होना है। फिर उसका मेन दूसरा मोटो आता है रिस्क रिडक्शन। यस, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल लायबिलिटी एंड हजार्ड बिफोर दे कॉज द डैमेज। जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री बनानी है, उसका एरिया बहुत बड़ा है, तो आपको किसी फॉरेस्ट रीजन में बनाना है या फिर ग्रीनरी रीजन में बनाना है, समवेयर वेयर यू कैन डिग्रेड द ग्रीन पार्ट ऑफ द अर्थ। तो वो उससे ओवरकम, मतलब उतना एरिया में ग्रीनरी कम हो जाए तो कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो वो सब चीजें डैमेज ना हो, उस कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज ना हो, वो एक तरह से रिस्क हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन या उसका कुछ मिटिगेशन समवेयर समहाउ करना ही होगा। तो इस रिस्क को आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो एनवायरमेंटल ऑडिट के हिसाब से है। Now, performance improvement, yes, to optimize resource use and reduction in the waste. ऑडिट हम लोग इसलिए नहीं कर रहे कि सिर्फ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा भी तो कुछ ना कुछ भला होना चाहिए ना। तो उसके लिए भी ऑडिट हो रहा है ना। टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्स यूज, जो भी आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसको ऑप्टिमम लेवल पे जाके यूज करना है ना। कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे, संपूर्ण तरह उपयोग में आना चाहिए। as well as if you are utilizing it in quantity wise, then it can obviously reduce the waste generation. Okay, so this is the thing, ये क्या पैरेलल में चलती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंटायर यूसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन इन द वेस्ट जनरेशन और क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट जनरेशन। पूरा यूज कर लिया तो उतनी क्वांटिटी आपकी वेस्ट की जनरेट होने की कम हो जाती है।
ठीक है, दिस इज अ थंब रूल विच इज फॉलो बाय द एनवायरमेंटल पर्सन. नाउ द रेपुटेशन इन द ट्रस्ट, यस, टू डेमोन्स्ट्रेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर एंड द कस्टमर. आपकी रेपुटेशन भी अच्छी हो जाती है इन दैट यू आर टेकिंग द एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, और आपका काफी अच्छा इमेज भी बन जाता है. जो जो बड़ी बड़ी कंपनी है, डेलॉइट हो गई, PwC हो गई है, ये सारी, जैसे अमेजोन बहुत ही फेमस कंपनी है, ये सब ने भी एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है ना. ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से रिलेटेड इन्वॉल्व है, इसीलिए इनका इतना अच्छा रेपुटेशन है. अगर आप सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल देखेंगे एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत बड़ा ब्रांड बनने का, तो प्रियंका चोपड़ा का एक ब्रांड है, एनामोली या एनाटॉमी ऐसे समथिंग करके, हेयर प्रोडक्ट्स बनाती है वो, है ना. वो जस्ट अभी कुछ साल पहले ही ये शुरू हुआ है, ज्यादा टाइम गैप भी 10 साल भी नहीं हुए उसको, हार्डली 5 या 7 साल हुए हैं. इतने कम पीरियड में वो ग्लोबल लेवल का मार्केट कैप्चर कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसने एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशन निकाला है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग मतलब बहुत अच्छी पैकेजिंग और ये सब करने के जगह पे उसने रिसाइकल, प्लास्टिक को रिसाइकल करके फिर बॉटल बनाई है. तो पैकेजिंग कॉस्ट कम हो गई, अल्टीमेटली प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी एनहांस हो गई, है ना. और रेपुटेशन भी अच्छा बन गया है कि नहीं, ये प्लास्टिक को रीयूज कर रहे हैं. ग्लोबली तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है अगर आप प्लास्टिक को रीयूज कर रहे हैं. हाँ, हमारे इंडिया में थोड़ा सा स्कोप हमें मतलब थोड़ा सा थोड़ी क्या कहते हैं, वैसे भी हमारे इंडिया में एनवायरमेंट से लेकर अगर आप कोई चीज अच्छी कर रहे हैं तो बहुत कम ज्यादा रिकग्नाइजेशन और बहुत कम रेपुटेशन इंक्रीज होती है आपकी. बट ग्लोबली तो बहुत है, अगर आप एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज अच्छी कर रहे हो तो वो एक बहुत आपको रेपुटेशन वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो है ना, तो ये कई सारी चीजें हैं और रिसाइकलिंग करने के लिए. फिर नेक्स्ट आता है, हु कैन कंडक्ट द एनवायरमेंटल ऑडिट, इंटरनल ऑडिटर्स एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स. इंटरनल ऑडिटर कंपनी स्टाफ चेकिंग ऑपरेशन फॉर द इंटरनल कंप्लायंस, वो इंटरनली होता है ना. एक्सटर्नल ऑडिटर प्रोफेशनल कंसल्टेंट, रेगुलेटरी बॉडीज लाइक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और थर्ड पार्टी फर्म्स प्रोवाइडिंग अनबायस्ड वेरिफिकेशन. एक्सटर्नल ऑडिटिंग बहुत अभी क्या कहेंगे उसको, एक्सटर्नल ऑडिटिंग तो कंपलसरी है ही है. इंटरनल ऑडिट हुआ नहीं हुआ वो ना के बराबर, बट एक्सटर्नल ऑडिट तो होना ही है, ये तो गाइडलाइन में मेंशन होता ही होता है. आपका जब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आप बनाते हैं तो उसमें ये मेंशन होता है कि एक्सटर्नल ऑडिट करना ही करना है. सो प्रोफेशनल कंसल्टेंट, रेगुलेटरी बॉडीज लाइक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और थर्ड पार्टी, ये सारे एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं. एम आई ऑडिबल टू यू राइट नाउ? Yes, ma'am. Yeah, okay, thank you. So yes, why हो गया, who हो गया. Now what should include in a protocol, क्या क्या होना चाहिए. सेम थिंग, जो आपके एक्चुअल जो प्रोसेस है वही सब इंक्लूड होना चाहिए, लाइक साइट इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट रिव्यू, इंटरव्यूइंग एंड सैम्पलिंग. साइट इंस्पेक्शन में इवैल्यूएटिंग facility, equipment and operations. Document review, checking permits, record, training, certificates. Interview, discussing practices with the employees. And lastly, sampling, collecting data on air emission, wastewater, waste management. जो भी ऑडिटर होता है, इससे परमिशन होती है क्या, आपको देनी ही पड़ती है कि वो हमारे यहाँ से एयर का सैंपल, वेस्ट वाटर का और वेस्ट मैनेजमेंट का सैंपल वो ले सकता है. ओके, डेटा उससे रिलेटेड ले सकता है, सैंपल भी ले सकता है, डेटा तो आप मॉनिटर कर रहे हैं वो भी ले सकता है, तब भी वो ऑडिट अच्छे से कर सकते हैं नेक्स्ट ऑडिट. ठीक है, स्टाफ के साथ, एम्प्लॉयज के साथ इंटरव्यू प्रैक्टिस हो रहे, जो भी ये बता रहे हैं आप डॉक्यूमेंट्स में वो सही से है या नहीं है, इसके लिए इंटरव्यू वो लेगा. इंटरव्यू कम इंटरेक्शन वो ज्यादा लेगा. फिर इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इंटरव्यू और इंटरेक्शन को, है ना, थर्ड फेज में, सेकेंड फेज एग्जीक्यूशन में. नाउ डॉक्यूमेंट रिव्यू, यस, ये भी मैंने बताया. साइट इंस्पेक्शन,
कि साइट पे जाके सब सही से चल रहा है, फैसिलिटेड है या नहीं है। जैसे कि साइट इंस्पेक्शन में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कंस्ट्रक्शन साइट होती है ना। कंस्ट्रक्शन, सपोज कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो 2 साल में कंप्लीट होने वाला है। तो 2 साल में हर साल 3 सीजन आते हैं, समर, विंटर एंड मानसून। ओके, रेनी सीजन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो construction site is a open field. You cannot provide a shed or something like that. You are not working in a factory. फैक्ट्री में ऐसे ना शेड के अंदर में काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है बाहर गर्मी है, बारिश है, धूप है, ठंड है या कुछ भी है ना। थोड़ा बहुत मौसम का बस फर्क पड़ेगा। बट कंस्ट्रक्शन साइट पे जो एक्चुअली एम्प्लॉय है ना, उनको बहुत ज्यादा फील होती है ये सारी चीजें कि गर्मी हो रही है, फिर बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो व्हाट is the responsibility of auditor while inspecting the site? समर सीजन है तो उनको एक प्रॉपर रेस्टिंग शेल्टर होना चाहिए। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पीने का पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब कहाँ कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है आपकी और आपने जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है वो बहुत दूर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय को इतनी दूर चल के आना पड़ रहा है समर सीजन में। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ड्रिंकिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन सम इंटरवल ऑफ द टाइम, शेल्टर शुड बी देयर। आप पीने का पानी पी तो रहे हैं लेकिन भर धूप में थोड़ा सा। जब कोई मजदूर अगर काम करके आता है तो वो यही सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर छांव में 5-10 मिनट बैठ के पानी पीता हूँ, तो यू हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ शेल्टर ओवर देयर। फिर सेम चीज आपकी रेनी सीजन में होती है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, यू हैव टू प्रोवाइड अ शेड वेयर एम्प्लॉय कैन गैदर एंड असेंबल ड्यूरिंग द हेवी रेन्स, है ना। हेवी रेन में तो काम होता ही नहीं है कंस्ट्रक्शन का, पर शेल्टर भी तो होना चाहिए ना, कि आप काम कर रहे हो, अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो उनको कहीं तो रुकने की जगह हो। सेम थिंग साइट इंस्पेक्शन में। जब ब्रिजेस बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलम, तो वहां पे क्या एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। तो साइट इंस्पेक्शन में ये जरूरी है कि आपके यहाँ पे एम्बुलेंस होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें वहां पे क्या साइट इंस्पेक्शन में एक ऑडिटर को ध्यान देने की बहुत जरूरी है। फुल्ली फैसिलिटेड है या नहीं है, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। और साइट इंस्पेक्शन में आप देख सकते हो, जो कोई ब्रिज बन रहा है, कोई एक क्या कहते हैं उसको, जो अनवांटेड ग्रासेस होती हैं, हेवी रेन्स में डेवलप हो जाती है, उनको अच्छी तरीके से वो खत्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक ग्रास किलिंग स्प्रे आता है जिसकी वजह से ये पूरी घास जो उग जाती है वो खत्म हो जाती है, नहीं तो वो क्या स्लिपरी प्लेटफॉर्म बना देती है। तो वहां पे एम्प्लॉयज को और वो ग्रास को और वो साइट को भी, तीनों को वहां पे डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, बट क्या इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है इसको। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। दिस प्रोटोकॉल, दिस शुड बी इंक्लूडेड इन योर प्रोटोकॉल ऑफ द ऑडिटिंग। नाउ हाउ इज द प्रोटोकॉल टू बी इम्प्लीमेंटेड, है ना। इसमें प्री ऑडिटिंग फेज की ही चीजें आएंगी, है ना। जैसे कि प्लानिंग, प्रिपेयरिंग प्रोटोकॉल, ऑन साइट ऑडिट, रिपोर्टिंग एंड फॉलो अप। तो कैसे होना चाहिए, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो पहले प्लानिंग, डिफाइनिंग स्कोप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्केड्यूलिंग। दिस इज द थिंग टू बी डन। पहले तो डिफाइन कर लो क्या क्या स्कोप में आएगा आपके। एयर आएगा, वाटर आएगा, वेस्ट वाटर आएगा, सॉइल आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव सेट कर लें एंड देन स्केड्यूल कि हाँ, हम महीने में 2 बार आएंगे ऑडिटिंग के लिए, 1 बार आएंगे, 2 महीने में 1 बार आएंगे, लाइक दैट यू हैव टू प्रिपेयर द स्केड्यूल। Then preparing protocol like creating customized checklist based on the regulation of and site inspection. Checklist बनाना बहुत जरूरी है। मैंने ये चीज आपको किस में बताई थी, यस, फर्स्ट फेज ऑफ द एनवायरमेंटल ऑडिट में बताई थी मैंने, है ना। प्री फेज जो था, प्री ऑडिटिंग फेज में चेकलिस्ट बहुत जरूरी है। चेकलिस्ट तीनों पार्टी आएंगी तभी बनेगी। देन ऑन साइट ऑडिटिंग, executing the checklist, gathering evidence and holding the meeting. Yes,
gathering the evidence is the most important point. नहीं तो ऑडिटर बोल के चले जाता है और वो फिर बाद में मुकर जाती कंपनी, ये तो हमने किया था, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं ऑडिटर, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। एविडेंस बहुत जरूरी है, और स्पेशली जो इंडियन मेंटेलिटी है उसके साथ में बाद में मुकरने के लिए बहुत ये रहते हैं। तो एक ऑडिटर को ना अपना एविडेंस भी, फोटो बहुत जल्दी खींच के रख लेना चाहिए कि हाँ ये चीज यहाँ गलत हो रही है, मेरे पास फोटो है, इसका सबूत है ना। रिपोर्टिंग, इशूइंग डिटेल रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग एंड नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस। तो कैसे होना चाहिए, सिर्फ फाइंडिंग्स नहीं निकालनी है, उसका सॉल्यूशन भी बताना है। एंड फॉलो अप, मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करेक्टिव एक्शंस, जो भी उन्होंने करेक्टिव एक्शंस लिए हैं उसका फॉलो अप भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक्चुअल में आते हैं IS 14000 पर। ठीक है, उसके अंडर में काफी सारी सीरीज है, बट आपके सिलेबस में IS 14001 है। ठीक है, या ठीक है, ठीक है। तो IS 14000 जो कहता है द सीरीज ऑफ फैमिली ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय ISO TC 2007 प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। सी, ये जो 1400 की सीरीज है ये पूरा की पूरा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बताता है, बट इट इज स्ट्रक्चर अराउंड द कोर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम EMS, primarily ISO 14001 for the certification, support by the tools for auditing, performance evaluation, labeling and life cycle assessment. See, ये जो IS 14000 है ये एक्चुअली आपको क्या कहता है, ये कोर पार्ट है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का। अगर आपको पूरा सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता है IS 14000 का, बहुत मुश्किल से वो टुकड़े टुकड़े में है, बट एनवायरमेंट का कोर अगर देखते हैं तो IS 14001 1401। The core architecture and components, the series, this series 14,000 series is divided into two main areas: organizational evaluation and product or process evaluation. Okay, तो दो हिस्से में डिवाइड की गई है ये 1400 सीरीज, और 1400 सीरीज के तीन मेन कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। पहला है 1401, 1404 और 1405। तो पहले एक पे फोकस करते हैं, सेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द EMS, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यूइंग, allowing for the certification. Then fourth, providing general guideline on principle, system and support the techniques. It describes the guideline for the principle. For that purpose only IS 14004 is referred. Then IS 14005 provide the guideline for the phases approaches to implementation. फिर वो गाइड जो भी हमने अब तक के देखा, जो एवेलेट किया, उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो 1405 देता है। दिस इज द आर्किटेक्चर फॉर 1400। नाउ एनवायरमेंटल ऑडिटिंग एंड रिलेटेड इसी से कंटिन्यूअस में है। ठीक है, द एनवायरमेंटल ऑडिटिंग एंड रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, और यू कैन से EA and RI tools to check the compliance and effectiveness of the EMS. फिर उसमें एक और चीज आती है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन EPE, जो कि सीरीज देता है 1430 टू डिफाइन हाउ टू मॉनिटर, मेजर एंड रिपोर्ट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। देन एक और उसमें सब चीज आ जाती है, दैट इज एनवायरमेंटल लेबल एंड डिक्लेरेशन, EL कहते हैं, गाइडलाइन, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। देन LCA प्रोडक्ट और प्रोसेस का होता है, वो ISO 14040 covers principle and framework for assessing environmental impact, including inventory analysis, LCA and impact assessment. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी IS, जो आपका IS 14000 है उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर आपको ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंट का पर्सन बनना है तो आपको ये पूरा की पूरा ISO का सर्टिफिकेट लेना है। पर इसके जो सर्टिफिकेट्स है वो कैटेगरीज में मिलते हैं। पहले तो आता है IS 14001, फिर 14004, फिर 005, देन 030, 040, तो ये कई सारी सीरीज है इसकी।
बट मेजर ये सब चीजें उससे रिलेटेड है। अगर कोई LCA स्पेशलिस्ट है, लाइफ साइकिल असेसमेंट स्पेशलिस्ट है, तो उसके पास में ये वाला सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ओके, 040। कोई अगर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है, EPA करता है, तो उसके पास में 1400 मतलब 030 वाला सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये आर्किटेक्चर, इसका हायरार्की है, एक तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है, द की फीचर्स ऑफ ISO इज दिस इज प्लान टू डू चेक एक्ट PDCA, लाइक ISO 9001 में जैसा दिया गया वैसे ही है इसका PDCA, that is system rely on ISO framework to continuous improvement. Then voluntary approaches, standards are voluntary adopted, not legally mandated, although they help meet regulatory requirements. Applicability, designed to apply to the all types and sizes of the organizations. ठीक है, जो भी ये IS है वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के, हर साइज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। Internal and external tools used for improving internal management and demonstrating environmental commitment externally. Okay, these are the things. Now major standard in the family, जैसे कि मैंने बताया है 001 जो 2015 में है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड है। 004 वो जनरल गाइडलाइन देता है EMS की। 006 जो है वो इको डिजाइन गाइडलाइंस देता है इकोलॉजिकली। 015 है वो एनवायरमेंटल असेसमेंट ऑफ द साइट एंड ऑर्गेनाइजेशन देता है। 031 जो है वो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन देता है। 040 है वो LCA प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। 064 है वो ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग एंड वेरिफिकेशन, जो कि भी रिसेंटली काफी ज्यादा ऑन डिमांड है कि ग्रीन हाउस गैस कितनी इमिट हो रही है आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। जहाँ जहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का परसेंटेज है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर 1% भी है तो वहां पे ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। फिर एक और इसमें IS कोड आ जाता है, वो कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड है। ठीक है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही IS कोड दिया गया है और जनरली इंडिया में सिर्फ यही वाला IS कोड फॉलो होता है। ये जो IS कोड की सीरीज दी गई है फैमिली की, ये फॉरेन कंट्रीज में मैंडेटरी है। तो आई थिंक आज के लिए हम यहाँ पॉज लेते हैं और कल देखेंगे ISO 14001, डिटेल में देखेंगे इससे और क्या क्या बेनिफिट्स है, और IS 5001 भी एक बार चेक कर लेंगे एंड दिस फिर ये यूनिट यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेक्चर? हाँ, और एक और चीज, ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ना यहाँ पर, ये मैं बोलना ही भूल गई, ये शायद ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकती है। ठीक है, और बेसिक एनवायरमेंट का अगर आपको पता है तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये IS कोड तो पता ही होने, ISO पता होने ही चाहिए, क्योंकि कभी अगर आपकी कंपनी में बोला कि नहीं ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग निकालना है तो उसके लिए ISO है ये हमें पता हो। ISO के लिए तो बहुत बड़ी सीरीज है ये, पर एक मेजर्स हैं, सिर्फ मेजर पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। आप डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ सकते हैं, ISO का आर्किटेक्चर आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके कंटेंट में ही सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, सभी चीजें मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी जहां जहां भी हम लोगों को स्कोप मिलता है एनवायरमेंट का, वो सारी चीजें ये ISO 1400 में डिफाइन है। ठीक है, पर आपके इसमें और हम इंडिया में सिर्फ 1401 ही फॉलो होता है। ठीक है, तो वो हम कल देखेंगे। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो हेलो मैडम। जी। हेलो, ये कल का हाँ और जी आज जी का जी। जो रिकॉर्डिंग है ना, हाँ हाँ ये आ जाएगा क्या स्क्रीन के ऊपर? क्योंकि कैसा अभी फ्रेश है, अभी अगर एक बार और कर लेंगे ना तो सीधा माइंड में सेटअप हो जाएगा। ठीक है, मैंने प्रतीक सर से बात की है, मैं फिर भी आज मैसेज डाल लेती हूँ, वो कल अपलोड करेंगे। आज तो अपलोड करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, बट मैं फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि एज अर्ली एज पॉसिबल अपलोड कर दें। एनी क्वेश्चन? और ओके ओके, थैंक यू। नो मैम, नो मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके। और हाँ, एक और चीज मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी कि
आप अभी कंपनीज में ही हैं, अगर आपको कोई एक कुछ एनवायरनमेंट के ऑडिट से रिलेटेड कोई नया पॉइंट है, क्योंकि मैं भी अपने आप को अपडेट करना चाहती हूँ, इसलिए कुछ आपको पता है तो आप मुझे वो कन्वे कर सकते हैं इन ऑनलाइन क्लास ऑल्सो, कि सबको भी पता चल जाए कि आपकी कंपनी में हम एक सेशन रखेंगे इसको, इससे रिलेटेड। पर जब ये हमारा 5th यूनिट खत्म हो जाएगा ना, तब ये सेशन रखेंगे, क्योंकि 5th यूनिट में EIA और LCA दोनों कवर हो जाएंगे, LCA। तो कई सारे अभी यहाँ पे हमारे इसमें होंगे जो LCA और EIA पे काम करेंगे, तो मैं उस समय सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आए अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सभी को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अगर कोई स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट से LCA में काम करता है, जैसे कि मुझे LCA के बारे में, लाइफ साइकिल असेसमेंट के बारे में बहुत कम पता है। सिलेबस से रिलेटेड तो पता है, वो तो किताबी ज्ञान हो गया ना, पर प्रैक्टिकली क्या होता है अभी आप देखिए, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मैं कई सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये बुक में तो पढ़ते समय तो कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं। अगर आप बुक पढ़ोगे ना EMS के लिए, तो कुछ नहीं समझ में आएगा, मतलब फर्स्ट टाइम, ठीक है। आफ्टर लेक्चर वो तो बहुत इजी हो जाता है एक बार समझना, बट जब आप फर्स्ट टाइम अप्रोच करते हो ना, क्या चल रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, ये जब बीइंग अ स्टूडेंट, एज ए एनवायरमेंटल स्टूडेंट, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता था। हाँ, जब मैं एक्चुअली फील्ड पे आके, हाँ ये चीजें ऐसी होती, तब समझ में आता है। यही एक गैप होता है ना। तो ये क्या, अगर हम ऐसे इंटरैक्टिव सेशन रखें अगर एक, तो सभी के लिए बेनिफिशियरी हो जाएगा। तो 5th यूनिट के एंड में हम जरूर रखेंगे। और भी अगर किसी को ऑडिटिंग से रिलेटेड किसी के पास में कोई एग्जांपल है, कुछ है, तो वो मुझसे प्लीज शेयर करें, ताकि मैं सबके साथ में शेयर करूं। जैसे एक वेस्ट ऑडिटिंग का अच्छा क्वेश्चन था, वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया। सेम थिंग लास्ट लेक्चर में कोस्टल जोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स टेशन थे, वो भी मैंने क्या, वो पर्टिकुलर पर्सन किसने कहा था मैं भूल चुकी हूँ, पर कोस्टल रीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, वो टॉपिक रह गया है। तो ऐसे हम क्या इंटरैक्टिव बना देंगे, टाइम है हम लोगों के पास, जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में नहीं था टाइम, बट अभी इस सेमेस्टर में है। तो इसीलिए मैं ये चीज चाह रही हूँ कि आपके तरफ से भी कुछ कम्युनिकेशन मेरे लिए हो, क्योंकि हम ऑनलाइन देख रहे हैं। क्लास में पढ़ाना एक अलग चीज होती है, ऑनलाइन ना थोड़ा मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है ये लेक्चर पर अब क्या करें, कोई दूसरा मोड भी नहीं है, इसलिए इट्स ओके, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज वेलकम। यस, एनी अदर क्वेश्चन किसी, तो एंड करें आज No. का क्लास फिर। Yes. ओके ओके ओके, देन बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, ma'am.